चलो सबसे पहले बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर अपन उस पर क्वेश्चन करेंगे, तो पूरा करके जाना, फायदा तभी मिलेगा। तो चलो पी ब्लॉक शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले तो आपको पूरी टेबल याद होनी चाहिए, बहुत सारे बच्चों को तो टेबल याद नहीं होती है। तो किस किस बच्चे को लगता है कि मुझे टेबल तो याद है सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। किस किस को लगता है कि टेबल तो मुझे याद है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिसको टेबल याद नहीं है, आज टेबल तो कम से कम याद कर लो, क्योंकि इसमें से काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली सिर्फ इसी की बिहाफ पर ही आ जाते हैं। ठीक है, टेबल याद होगी, आपको टेबल याद होगी ना, तो आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को अच्छे से आंसर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इस चीज को समझ लो। इट्स नॉट अबाउट ये यार क्या 10वीं का काम करा रहे हैं, बेटा इसी में ही है सब कुछ। आपको देखो पहला वाला जो है कैसे याद करोगे, मैं लिख देता हूं। ग्रुप नंबर 15 को अगर आपको याद करना है, ग्रुप नंबर 15, तो उसके लिए निमोनिक है मेरे पास। क्या निमोनिक है मैं लिख देता हूं, जिसको नहीं आता वो लिख लेना। दैट इज ना पी ऐसे सबके बीच, सबके बीच। तो ये आपका हो गया ग्रुप नंबर 15 का निमोनिक। ये पी वाला वो पी वाला भी है, इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो। मान लो जिसको नहीं पता, ये पी वाला वो है। ये पी का मतलब क्या है, ये पी का मतलब ये पी डबल ई, मतलब सबके बीच सुसु मत करो। ठीक है समझ में आ गया। सो ना पी ऐसे सबके बीच। अब ना मने नाइट्रोजन, ठीक है, पी मने सुसु फास्फोरस, ऐसे मतलब आर्सेनिक, सबके मतलब एसबी यानी कि एंटीमनी, बीच मतलब बिस्मथ। ठीक है, सबके बीच में सुसु मत करो, जाके टॉयलेट में करके आओ। तो पहला ये हो गया ग्रुप नंबर 15। ठीक है, तब ग्रुप नंबर 16 पे आ जाते हैं। ग्रुप नंबर 16 का क्या है हमारे पास, ओ किसी को बोलते हैं ना ओए, है ना, ओए अशरफ अली, याद है, ओ स्टाइल से टीपो, स्टाइल से टीपो। टीपो का मतलब क्या होता है, टीपो का मतलब चीटिंग करना। ओ स्टाइल से टीपो मतलब ओ मने ऑक्सीजन हो गया, स्टाइल मने सल्फर हो गया, से मने सेलेनियम, देन टीपो टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये हो गया तुम्हारे पास ग्रुप नंबर 16। तो ग्रुप नंबर 17 के लिए क्या है, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, दैट इज फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। आंटी AUNTY होता है, मेरी अंग्रेजी तुम जानते हो, मैंने यू नहीं लिखा, ज्यादा होशियारी मत झाड़ना अब। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, या और फाइनली ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 का कैसे लिखोगे, ग्रुप नंबर 18 का लिखोगे ऐसे, कौन सा वाला, हीना, नीना और हीना, नीना और करीना। ठीक है, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, एक्सरे रंगीन, आय हाय, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, है ना, समझ में आ गया। अब इसको वर्बल भी याद कर लो, दैट इज ना पी ऐसे सबके बीच, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ याद होना चाहिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम याद होना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन याद होना चाहिए, उसके बाद हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, न्यूट्रॉन याद होना चाहिए। तो देखो ये सारे आपके मेंबर्स हो गए। अब ठीक है, इसमें क्या खास बात है, सबसे पहले तो इसकी फोटो ले लो, ये दिखेगी, तुम्हें मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ना पी ऐसे सबके बीच, सुसु मत कर ऐसे सबके बीच। ठीक है, पोटी भी नहीं करनी चाहिए सुसु के साथ साथ, नो सुसु नो पोटी। चलो अब आगे चलते हैं। सो आई एम रबिंग इट। अब इसमें काम की चीज क्या है पता है, ये सब याद होगा तो छोटे छोटे सवालों का जवाब आप बड़े आसानी से दे सकते हो। कई लोगों को लगता है कि ये टाइम पास है, लेकिन टाइम पास नहीं है बेटा, यहीं से सब कुछ आता है। तो अब क्या है जरा आप देखो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। एक बात समझ लो, पहले अपन बात करते हैं आयोनिक रेडियाई की, मतलब एटॉमिक साइज की बात आप कर सकते हो। किसकी बात कर सकते हो, एटॉमिक साइज की आप लोग बात कर सकते हो। एटॉमिक साइज की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज जो है बेसिकली इंक्रीज होता है। ऊपर से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज होता है, मतलब टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज बढ़ेगा, और लेफ्ट टू राइट अगर जाओगे तो साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है। अब रीजन क्या है, तो ये साइज इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि शेल इंक्रीज होता है, शेल इंक्रीज होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। समझ में आ गया, तो साइज भी बढ़ता है, ये आपको पता है। यहां साइज क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होता है।
तो साइज घट जाता है। तो उसके एक लॉजिक पता होने चाहिए। अब आते हैं अपन, ये तो पहला वाला आंसर हो गया। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा, ऊपर से नीचे सबसे बड़ा साइज किसका है? रेडॉन का, एस्टेटाइन का, पोलोनियम का, लेकिन ये रेडियो एक्टिव है तो आप ऊपर वाला ले लेना, ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर काम की है उस पर जरा चेक कर लो, कहां गया? हाँ, तो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके बिहाफ पे जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो है, या तो आपसे पूछी जाएगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सही है, ये पूछा जाता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं, जनरली दीज आर एंटी प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ एटम। ये सारे के सारे जनरली साइज ऑफ एटम के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं जनरल वे में, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है? अगर साइज घटा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ती है। तो अगर मैं तुमसे डायरेक्टली पूछूं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन होते हैं, मैं आपको पहले ही क्लैरिटी दे देता हूं, फिर मत कहना कि बताया नहीं। इसको जनरल वे में कहा जाता है, ये जनरली काम करता है, 99% केसेस में काम करेगा, बट ये काम तब नहीं करेगा जहां पर एक्सेप्शन आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको देखो बताता हूं, सबसे पहले तो एक मैं बात क्लियर कर देता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देयर इज नो एक्सेप्शन, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेट मी क्लियर यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेट मी क्लियर यू, कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहां पर अगर मैं कहता हूं कि साइज जिसका सबसे छोटा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो दैट्स ट्रू। अगर मैं तुमसे पूछूं, और एक और बात बता, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज बढ़ता है, वो सिर्फ लगता है ग्रुप नंबर 17 तक, 18 पे लागू नहीं होती वो चीज। ये भी क्लियर कर देता हूं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटने लगता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ने लगता है, ये चीज इस पे लागू नहीं होती। समझ में आ गया? और उसके एक प्रॉपर रीजंस है, ठीक है। तो यहां पर सबसे छोटा साइज अगर मैं बोलूं तो किस एटम का है, अगर मैं उधर से हाइड्रोजन छोड़, मतलब इन्हीं में बात कर लेते हैं, सब में, ठीक है। इसको छोड़ दो तुम, ये नोबेल गैसेस है, तो इनमें से सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। और इनमें वैसे भी अगर सभी की बात पकड़ लूं, किसी को भी पकड़ लो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। सो दिस इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यही है, ये पता होना चाहिए। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट यहां पर अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये रहा क्लोरीन। क्लोरीन इज द एटम हु हैव मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी फेंकेगा वो क्लोरीन है। तो आपको पता होना चाहिए, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बट क्लोरीन हैज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। उसके पीछे का रीजन क्या है? फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी है, तो यार रिपल्शन ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन, जो कि कम होता है क्लोरीन में, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। तो देखो यहां पर कौन आएगा? ये तो फ्लोरीन है मोस्ट के अंदर, यहां पर कौन आता है? क्लोरीन है मोस्ट के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए। अदरवाइज देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई भी यहां पर एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी में थोड़े बहुत एक्सेप्शन मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक्सेप्शन है जो मैंने तुम्हें बताई दिया कि क्लोरीन वाला है। और उसके पीछे का रीजन क्या है कि क्लोरीन की साइज बड़ी होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, और फ्लोरीन की साइज छोटे होने की वजह से वहां पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होते हैं। ये मैं क्या कर रहा हूं? ये मैं वो नहीं कर रहा हूं जो तुम समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। सो चलो, तो फाइनली ये छोटी छोटी चीजें, यू हैव टू बी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स। और उसके अलावा इनके एटॉमिक नंबर्स भी याद होने चाहिए। और एटॉमिक नंबर वेरी कैसे करते हैं? जैसे ये 7 नंबर पर आता है तो ये 15 नंबर पर आता है, तो 8 जोड़ोगे, आ गया समझ में। उसके बाद यहां पर 8 के बाद 18 जोड़ते हो, यहां 18 जोड़ते हो और यहां 32 जोड़ते हो, तो आपके मैजिकल नंबर क्या हो गए? यहां से यहां तक अगर कोई मैजिकल नंबर पूछे तो वो होते हैं 8, 18, 18 एंड देन 32। ये मैजिकल नंबर्स है। 8, 18, 18, 32 मैजिकल नंबर है। इसी के थ्रू आप नाइट्रोजन से फास्फोरस, फास्फोरस से आर्सेनिक, आर्सेनिक एंटीमनी, एंटीमनी से विष में जाओगे, ऑक्सीजन से सल्फर, सल्फर से एल्युमिनियम, आगे के नीचे जाओगे। ये मैजिकल नंबर है 8, 18, 18, 32। तो दीज आर कॉल्ड मैजिकल नंबर्स, याद रहेगा, मैजिकल नंबर्स। बहुत बढ़िया। अब हम चलते आगे, और क्या हमारे पास यहाँ जानने के लिए? तो जानने के लिए बहुत सारी जानकारी है, जितनी इकट्ठी करो उतनी कम है। इनका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पकड़ लो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो ये है कि इनका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP326। अब ये कैसे आया मैं आपको क्लैरिटी देता हूं। ये जनरली सबके लिए लिख दिया, बट अगर मुझे कोई इंडिविजुअली पूछ ले, क्योंकि सवाल बहुत पूछा जाता है, अगर इंडिविजुअली ग्रुप नंबर 15 का पूछ ले, तो आपके जानकारी के लिए बताता हूं, ग्रुप नंबर 15 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? 5। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 5।
ग्रुप नंबर 16 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6, ग्रुप नंबर 17 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 7 और ग्रुप नंबर 18 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 8। समझ में आ गया? तो 5 6 7 8 इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सो दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब कोई पूछे कि इनका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो ग्रुप नंबर 15 का जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2Np3। टोटल कितने हो गए? 5। देखो आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 और 2, इसके 6 होते हैं, इसका होगा NS2Np4। बहुत सारी चीजें इसी में छिपी हुई हैं। इसका क्या है? NS2Np5। इसका क्या है? इनका हाइड्रो हीलियम को छोड़ दो, हीलियम का होता है सिर्फ NH2 यानी कि 1s2, सबको पता है। उसके अलावा जितने भी हैं तुम्हारे, इनका होगा NS2Np6। ये क्लैरिटी होनी चाहिए, सबको मालूम पड़ गया? तो याद होना चाहिए। अब जनरली बोले तो देखो P में या तो 3 इलेक्ट्रॉन है, या 4 या 5 या 6, तो यही उसने लिखा है। जनरली क्या लिखा है? देखो 3 से लेके 6। अमेजिंग। 15 नंबर से लेके 18 नंबर तक 3 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे P के अंदर, और S के अंदर फिक्स है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक एक नंबर में यही तो सवाल आते हैं। कई लोग समझते नहीं है कि यही तो सवाल है जो पूछे जाते हैं। एक नंबर में यही से सवाल पूछा जाएगा और तुम्हें नहीं आएगा, तुम्हारी टटियां निकल जाएंगी। किस किस को अभी तक जो बताया जो वो याद हो गया? कम ऑन प्रिया, बेटा प्रिया, कौन इग्नोर करेगा? प्रिया, ओ प्रिया, ओ प्रिया, प्रिया गाना गा दिया तुम्हारे लिए, तो वो कह रही है सर मुझे इग्नोर मत करो। अब मुझे क्या पता कौन है, इतने सारे बच्चे चैट में, तो पढ़ने का टाइम हो गया। किस किस को समझ में आ गया? थैंक यू सो मच सुमन। किस किस को याद हो गया? एवरीथिंग? बहुत बढ़िया, अमेजिंग। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। सो लेट्स डू द नेक्स्ट। तो ये सबको क्लियर हो गया? वंस मोर, कुछ नहीं है बेटा, रिपीट कर लेना, ये बहुत सिंपल चीजें हैं। अब आते हैं अपन ग्रुप नंबर 15 पे। ग्रुप नंबर 15 की एक बार डिटेल में पढ़ते हैं। नाइट्रोजन फैमिली प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं सबसे पहले हाइड्राइड की। तो ये ना छोटी छोटी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग अच्छे से पढ़ना है इसको, जो भी मैं पढ़ाने वाला हूं। इसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ लिख दिए। सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड में, हाइड्राइड का क्या मतलब होता है? नाइट्रोजन का हाइड्राइड कहलाता है अमोनिया, फोस्फोरस का हाइड्राइड कहलाता है फोस्फीन गैस, आर्सेनिक का हाइड्राइड ASH3, ये एंटीमनी का हाइड्राइड और बिस्मिथ का हाइड्राइड। अब ये ऐसे ही फॉर्मूले क्यों है? सवाल है कि ऐसे ही ये फॉर्मूले क्यों है? व्हाई दीज फॉर्मूलाज लाइक NH3, PH3, SbH3, ऐसा क्यों है? मैं बताता हूं। बेसिकली क्या है कि नाइट्रोजन के पास टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अगर इसको कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो इनका 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। अगर यहां पे आपने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद इसमें क्या आ जाएगा? -3। अगर नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन आपने कहीं से दिलवा दिए तो नाइट्रोजन पे -3 आ जाएगा। इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए यू नीड 3H+। यस और नो? इस N-3 को बैलेंस करने के लिए यू नीड 3H+। तो फॉर्मूला क्या बन गया? NH3। तो आपको ना छोटे छोटे बेसिक पता होने चाहिए। व्हाई द हाइड्राइड फॉर्मूला इज लाइक दिस ओनली। NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3। इसका मतलब क्या हुआ पता है? नाइट्रोजन भी -3 पर है, फोस्फोरस -3 पर है, आर्सेनिक -3 पर है। अब आपको ये गैस करना है कि क्या एंटीमनी और बिस्मथ भी -3 पर है या कुछ अलग लोचा है। तो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस। ठीक है, आप लोग ढूंढो ये सवाल का जवाब। अब मजे की बात पर आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। अब इसके आंसर सारे दिए हुए हैं। पता है मजे की बात क्या है? आप जरा गौर से देखना, यहां पर है ना, चाहे तुम स्टेबिलिटी की बात करो कि कौन सा हाइड्राइड सबसे ज्यादा स्टेबल है, चाहे बेसिक कैरेक्टर की बात करो, चाहे सॉल्युबिलिटी की बात करो, चाहे बॉन्ड एंगल की बात करो, चाहे बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ MH बॉन्ड की बात करो, तुम किसी की भी बात कर लो, यहां से ऊपर जाने पर ये इंक्रीज होता है। जरा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें से पूछे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो अमोनिया। सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका है, तो अमोनिया। सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है पानी में, तो अमोनिया। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका है, तो अमोनिया। ऊपर से नीचे बॉन्ड एंगल घटता है। सबसे ज्यादा सेंट्रल एटम टू हाइड्रोजन, ये स्ट्रेंथ किस बॉन्ड की है, तो अमोनिया। याद कर लोगे, ये पांचों में सारे अमोनिया ही टॉप पर है। अल्लाह बल्ले बल्ले। तो इसका मतलब क्या हुआ, याद करो, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी, बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसका, सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी, बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा इसका, और नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इसकी। तो सवाल यह है
यहां पर अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, तो इसका मतलब इसको तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। समझ में आ गया? तो सबसे कम एनर्जी किसमें लगेगी? वो इसके अंदर। बिस्मिथ से हाइड्रोजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो सबसे वीक होती है, ये तो मतलब हुआ। और अगर ये सबसे कमजोर है तो इसको तोड़ना बेहद आसान है। बेहद आसान है तो आसानी से हाइड्रोजन दे देगा। हाइड्रोजन अगर दे देगा सामने वाले को तो इसका मतलब वो सामने वाले का क्या करा रहा है? रिडक्शन। सामने वाले को देखो, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। सामने वाले का रिडक्शन कराना है, इसका मतलब इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। दैट इज रियली गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है, यही लिखा हुआ, जरा आप चेक करो। इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीज इसकी सबसे ज्यादा है, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, एवरीथिंग इज हाई इन दिस केस। BiH3। बल्ले बल्ले शामा शामा, किस किस को याद हो गया? जिस जिसको ये सारी चीजें याद हो गई लिखो यस सर याद हो गई। तो ये ना ये टेबल है जो जिसमें डायरेक्टली सवाल आते हैं, ये ऑर्डर है, इसमें से सब सीधे सवाल पूछे जाते हैं। 1 मार्क में क्या पूछेगा? बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होता है? तुम्हें कहना है सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर अमोनिया का। ऑर्डर लगाना है, पहले इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका होता है? तो उल्टा कर दोगे, BiH3 का रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। इसका मतलब क्या हुआ? बेसिक कैरेक्टर इज एंटी प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर इज एंटी प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग कैरेक्टर। लिख लो, काम आएगा। बेसिक कैरेक्टर इज एंटी प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग कैरेक्टर। जिसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है उसकी रिड्यूसिंग कैरेक्टर कम होता है। याद रखोगे, जिसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर कम है। ये कहां मिलेंगे? ये पीडीएफ की फॉर्म में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। कहां पे? टेलीग्राम ग्रुप में सारे नोट्स। बट पहले समझ लो पूरे नोट्स को, फिर काम आएगा। तो ये सवाल एक एक नंबर के गारंटी दे रहा हूं, गारंटी फ्रॉम माय साइड। ये एक एक नंबर के सवाल आते हैं, फिर मत कहना बताया नहीं। किस किस को याद हो गया? देखो एक तरफ ही लिख दिया, ये सारी चीजें अमोनिया में ज्यादा होती है। तो अमोनिया में कम क्या होता है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे कम इसमें होता है, सबसे ज्यादा किसमें होता है? बिस्मथ में। इतना याद कर लो, आपका 1 नंबर पक्का, कोई रोक ही नहीं सकता। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है, सबको पता है। इसको, ये इनर्ट गैस होती है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे इसके 3 बॉन्ड तोड़ने बड़े हार्ड है। प्रिपरेशन कैसे करोगे इसकी? अगर आप लोगों को नाइट्रोजन बनानी है तो इन दैट केस सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है? अमोनियम डाइक्रोमेट पकड़ो। अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर आप हीट करते हो तो देखो ये किसी को याद नहीं होती। तब से पहले तो मैं आपको अमोनियम डाइक्रोमेट की ये कैसे याद करनी है वो मैं सिखाऊंगा, क्योंकि यहां पर तुम सीखने आए हो, रट्टा मारने थोड़ी आए हो। तो प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहला मेथड है अमोनियम डाइक्रोमेट से किस तरह से नाइट्रोजन बनाई जाए। कौन कौन सीखना चाहता है? जिसको एकदम बट्टे बट्टे याद करनी है कि अरविंद अरोड़ा सर याद करवा दो यार, ये इतनी लंबी कैसे याद होगी। तो जिसको याद करनी है राइट डाउन इन चैट सेक्शन राइट नाउ कि अरविंद अरोड़ा सर याद करवा दो यार। ऐसे रट्टा नहीं मारा जाएगा। पता नहीं यार, मैं तो लाल चड्डी खरीदा ही नहीं हूं अमेजोन से, मुझे सिखा दो, मुझे रट्टा मरवा दो, मुझे याद करवा दो, है ना। तो चलो, तो मैं आपको याद करवाता हूं। तो किस किस को याद करना है? जिसको याद करना है मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप किससे बना रहे हो उसका नाम याद करो। अगर आपको नाइट्रोजन बनानी है तो आपको ये बनाना पड़ेगा अमोनियम। पहला शब्द क्या है? अमोनियम। दिस इज द फर्स्ट शब्द, दिस इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ दैट कंपाउंड। प्लस साथ में क्या लिखा हुआ है? डाइक्रोमेट। क्या लिखा हुआ है? डाइक्रोमेट। अब आ जाओ आप, इनको ना ही मैंने 2 आयंस में कन्वर्ट कर दिया। अमोनियम क्या होता है? NH4 प्लस, इसको अमोनियम आयन कहते हैं, जानते हो कि नहीं? अमोनिया से H प्लस दे दो, अमोनियम आयन बन जाता है, ये अमोनियम आयन है। डाइक्रोमेट आयन किसको बोलते हैं? डाइक्रोमेट आयन Cr2O7-2, इसको डाइक्रोमेट आयन कहते हैं। पहले तो आयन याद होने चाहिए, अमोनियम आयन और डाइक्रोमेट आयन। किस किस को याद हो जाएगा? इतना तो याद कर लो, क्या है डिफिकल्टी इसमें? डाइक्रोमेट किस किस को पता है? अरे तुमने ये तो सुना होगा, डाइक्रोमेट में K2Cr2O7 को क्या बोलते हैं? K2Cr2O7 इज कॉल्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें से K2 हटा दो, तो अगर K2 हटाओगे यानी कि 2 प्लस के हटा दिए तो इस पे क्या आएगा? 2 माइनस का। यही तो मैं बोल रहा हूं। तो जिसको अमोनियम याद है, जिसको डाइक्रोमेट याद है, इन दोनों को जोड़ दो। अगर तुम जोड़ोगे तो देखो इस पे 1 प्लस का चार्ज है, उस पे माइनस का 2 चार्ज है। इसका मतलब है तुम्हें कितने लेने पड़ेंगे? 2। अगर तुम्हें मॉलिक्यूल बनाना है तो ये 2 लेने पड़ेंगे, तभी जाके उसके साथ बैलेंस होगा। तो फाइनली यहां पर फॉर्मूला बन गया आपके पास। फॉर्मूला क्या बन गया? अमोनियम, ये लो, ये 2 लेने पड़ेंगे। डाइक्रोमेट Cr2O7, बताओ
क्या ये हार्ड है? किस किस को लगता है कि ये हार्ड है? वो उल्लू का पच्छा है, वो अमेज़न से तुरंत चड्डी ऐड कर दे अपने खाट के अंदर। किस किस को अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला याद हो गया? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन, आगे का काम अब करेंगे हम लोग। तो कौन कौन है एकदम इंटेलिजेंट जिसको लगता है कि ये मुझे याद हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिसको नहीं याद वो उल्लू का पच्छा है याद हो गया तुम लोगों को? इट्स सो वाई हार्ड? यस, समबडी इज आस्किंग क्या है इसके अंदर, खुद चैट में बच्चे लिख रहे हैं दिस इज हार्ड, नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट हार्ड। समझ में आ गया? अब इसको हीट करो। तो देखो हीट करने पर देखो, आपको पता है अगर कोई चीज आप हीट करते हो तो सबसे पहले क्या चीज उड़ती है? सब्जी बनाए हो कभी? सब्जी मम्मी क्या करती है? पानी डालती है, फिर सब्जी को गलाती है। आपको पता है हीट करने से सबसे पहले क्या चीज उड़ती है? पानी वाष्प बन के सब्जी को क्या कर रहा होता है? प्रेशराइज करके पका रहा होता है, जानते हो? तो इनमें से पानी निकालो सबसे पहले। आई एम हीटिंग राइट नाउ, पानी निकालो, कितना पानी निकलेगा यहां से? सबसे पहले पानी निकालो, कितना पानी निकलेगा? ये सिंपल सी बात है इसकी चलो देखो, फाइनली यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 4 दूनी 8। 8 हाइड्रोजन से मैं 4 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकाल सकता हूं, यस और नो? यहां पर देखो 8 हाइड्रोजन है, मैं 4 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकाल सकता हूं। इसका मतलब मैंने 8 हाइड्रोजन यूज कर लिया। आई हैव यूज्ड हाइड्रोजन कंप्लीटली। आई हैव यूज्ड 4 ऑक्सीजन कंप्लीटली। देखो 4 ऑक्सीजन यूज कर ली, 8 हाइड्रोजन यूज कर लिए प्लस। अब आप क्या करो, क्या क्या बचा आपके पास बताओ? 2 क्रोमियम बच गए और 3 ऑक्सीजन बच गई। तो यहां से एक कंपाउंड बनेगा Cr2O3। एक कंपाउंड बनेगा, 2 क्रोमियम और 3 ऑक्सीजन बच गए तो Cr2O3। अब पीछे क्या बच गया? देखो आप, सिर्फ नाइट्रोजन 2 बचे हुए हैं। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? N2। दैट्स वेरी इजी यार, इजी चीजी पीजी, कुछ भी नहीं है इसमें। बल्ले बल्ले अरविंद अरोड़ा सर, कमाल कर दिया तुम लोगों ने। देखो यहां पर 4 और 2, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन से मैंने 4 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिए। पीछे क्या बचा आपका? 2 क्रोमियम और 3 ऑक्सीजन, तो Cr2O3 बन गया, विच इज अ काइंड ऑफ सॉलिड, ग्रीन कलर का होता है, शायद ग्रीन कलर का सॉलिड होता है। उसके बाद सिर्फ ये नाइट्रोजन बचे 2, ये देखो 2 नाइट्रोजन। बल्ले बल्ले याद हो गई यहां, अरविंद अरोड़ा सर आपने याद करवा दी। याद हो गया सब लोगों को? यस, इज दिस क्लियर? किस किस को याद हो गया? तो फाइनली इस तरह से इसको प्रिपरेशन याद करें, दैट्स वेरी इजी। देखो अमोनियम डाइक्रोमेट जो मैंने बोला वही लिखा है। हीट करोगे तो नाइट्रोजन निकलेगा, 4 वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे, Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड बोलते हैं जिसको, ग्रीन कलर का होता है। बल्ले बल्ले याद हो गया? हाँ याद हो गया ना? ऐसे करो, ये अरविंद अरोड़ा's lions are roaring right now, amazing, roaring right now। चलो तब आगे चलते हैं। अगला क्या है? एक और बहुत अच्छा मेथड है, दैट इज बैरियम एजाइड। बैरियम एजाइड से प्योर नाइट्रोजन बनाया जाता है। तो बैरियम एजाइड क्या होता है, तो मैं आपको वो समझा देता हूं। मान लो जिसको नहीं पता वो ध्यान से देखना। बैरियम ग्रुप नंबर आता है 2 के अंदर। तो अगर मैं कोई, पहले तो आप शब्द पकड़ो, क्या है ये? लिखा हुआ है बैरियम और फिर लिखा हुआ है एजाइड। क्या लिखा हुआ है? एजाइड। पकड़ो इसको। अब पहले बैरियम का फॉर्मूला देखो। बैरियम इट्स ए आयन जिसको लिखते हैं Ba+2। आप सबने सुना हुआ, ग्रुप नंबर 2 में आता है। एजाइड क्या होता है? एजाइड बेटा इसको बोलते हैं N3-1, उसको एजाइड बोलते हैं। याद रखना 3 नाइट्रोजन होता है और 3 नाइट्रोजन पे सिर्फ -1 चार्ज होता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एजाइड बोलते हैं इसको। अब आप सोचो जरा, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 1 है, तो ये 2 लेने पड़ेंगे, यहां पर 2 लेने पड़ेंगे ना ये। तो फॉर्मूला क्या बना बैरियम एजाइड का? BaN3 यही बना, BaN3 यही बना, ये फॉर्मूला है बैरियम एजाइड का। अब इसको अगर आपने हीट किया तो सिंपल है, बैरियम एजाइड को अगर आप हीट करते हो तो मेटल अलग हो जाएगा। मेटल अलग कर दो, बैरियम अलग निकल जाएगा और नाइट्रोजन गैस अलग निकल जाएगी। बैलेंस करने के लिए 3 लगा दो, दैट्स वेरी इजी, इजी पीजी चीजी। तो यही काम करा है यहां पे, देख लो। BaN3 प्योर फॉर्म में मिलेगी नाइट्रोजन, बैरियम सॉलिड फॉर्म में अलग हो गया, नीचे बैठ जाएगा ये और ये ऊपर उड़ जाएगा। इसको इकट्ठी कर लो, आया समझ में? बल्ले बल्ले। तो ये 2 मेथड है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, जो आपको ध्यान रखना है। और अगर कोई पूछेगी सबसे ज्यादा प्योर फॉर्म में नाइट्रोजन कहां मिलेगी, तो वो इसमें मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसमें बैरियम सॉलिड और वो गैस है। सॉलिड तो नीचे बैठ जाएगा और ये गैस ऊपर उड़ जाएगी, जिसको आसानी से आप अलग कर सकते हो। तो इसमें इंप्योरिटी बहुत कम है। सो दैट्स वेरी प्योर, बहुत बढ़िया। अब हम चलेंगे आगे। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस। तो नाइट्रोजन की केमिकल रिएक्शन चेक करो। अगर लिथियम के साथ नाइट्रोजन जाएगा तो लिथियम नाइट्राइड बनाएगा, जैसे मैग्नीशियम के साथ बनाता है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लिथियम पे +1 होता है, नाइट्रोजन पे -3 होता है। तो आप खुद ही सोच लो क्या फॉर्मूला बनेगा। पहली बात तो ना, कई बच्चों को यही नहीं पता होता कि चार्जेस क्या होते हैं जब वो कंबाइन होते हैं।
तो यहां पर अब जब भी नाइट्रोजन किसी मेटल के साथ जाता है तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, कितने, मैक्सिमम 3, तो N-3 आता है उसके ऊपर, तो इस हिसाब से आप लिथियम नाइट्राइड बनाएगा। तो लिथियम के साथ नाइट्रोजन लिथियम नाइट्राइड बनाता है, जैसे मैग्नीशियम के साथ भी नाइट्रोजन मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। दैट्स वेरी सिंपल। उसके बाद अगर आप मैग्नीशियम देखो, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों कंपैरिजन कर रहा था, क्यों, क्योंकि लिथियम और मैग्नीशियम इन दोनों के अंदर तिरछा संबंध होता है, डायगोनल रिलेशनशिप होता है, ये तुमने एस ब्लॉक पे पढ़ा था, तो ये तुम्हें पता है। अब हम चलेंगे नाइट्रोजन के एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसका नाम है अमोनिया। क्या नाम है, अमोनिया। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपाउंड, अमोनिया, है ना। ऐसे लग रहा है जैसे वो लड़के का नाम बोल रहे हैं, सोनियो ओ सोनियो, नहीं, तुम्हें देखता हूं तो सोचता हूं बस यही, तुम जो, नहीं, अमोनिया अमोनिया, बस करो। तो देखो, दिस इज कॉल्ड अमोनिया, ठीक है, जिसमें एक नाइट्रोजन होता है, 3 हाइड्रोजन होता है। दिस इज हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन। उसके पास एक लोन पेयर भी होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा बेसिक होता है। अब यहां पर अमोनिया की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे इसको, हाउ वी कैन मेक इट, तो दैट्स वेरी इजी। देखो ये इसका जो एक मेथड दे रखा है उसमें आपको देखो अब बनाना क्या है, अमोनिया, जिसके लिए आपको अमोनियम क्लोराइड लेना है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है। अब इसमें करना कुछ नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको मालूम पड़ रहा है बनेगा तो अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड से आपको अमोनिया मिलेगा, NH3, सबको समझ में आ गया। पीछे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपको दिख रहा है कि वहां वाटर है, वाटर निकलने के चांसेस हैं, क्योंकि ना एंट्रोपी सपोर्ट करती है। जब एंट्रोपी सपोर्ट करती है तो गैसेस मॉलिक्यूल बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अगर मैं कोई पूछूं आपसे, अगर मान लो किसी को नहीं भी याद, मालूम नहीं है क्या है, छोड़ दो, ये नहीं याद, इतना लंबा चौड़ा, ये तो तुम्हें पता है कि यहां पर है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे इसको और ध्यान से देखोगे इसको, क्या खास है इसमें पता है, इसमें गैस फंसी पड़ी है, क्या है उस गैस का नाम, अमोनिया। और आप किसी को अगर रिएक्ट कराते हो ना, वो कोशिश करती है मैं आजाद हो जाऊं, और आजादी के मतवाले, मतलब आजादी जो चाहती है मेरे को आजादी मिल जाए, तो उसको ना थर्मोडायनेमिक सपोर्ट करती है। वो कहती है तुम जाओ उड़ो, क्योंकि उससे एंट्रोपी बढ़ेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्रैप गैस सबसे पहले बाहर निकलती है अगर आप कुछ भी रिएक्शन करवाते हो तो। ट्रैप गैस आपको पता है, जब आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आपको पता है आप कभी गौर करना, अब देखो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता लड़का हो या लड़की, कुछ भी खाओगे पेट में गैस जरूर बनेगी। अब वो गैस क्या होती है, अब कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो उसमें गैस है, और सबसे पहले जब भी आपकी पाचन क्रिया होती है तो उस फूड में जो गैस ट्रैप्ड है वो सबसे पहले बाहर निकलेगी। तो आप खाना खाते हो, पेट में सबसे पहले उनके अंदर जो गैसेस होती है पाचन क्रिया में, है ना, डाइजेशन सिस्टम में, वो गैसेस पहले उस फूड से बाहर निकलती हैं। आपके पेट इसलिए मोटा हो जाता है, कभी गौर करना। फिर वो गैस या तो तुम्हारे मुंह से बाहर निकलेगी, 2-3 द्वार दिए हैं ऊपर वाले ने, तो वो द्वार कौन से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो या तो डकार के फॉर्म में तुम्हारे मुंह से बाहर निकलेगी या कहीं और से बाहर निकलेगी। डॉक्टर हो तुम, अच्छे से जानते हो। तो गैस है ना, कोई ऐसा नहीं कि लड़कियों की गैस नहीं बनती है, लड़कों की ही बनती है, ठीक है। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है बट दैट्स ट्रू, और तुम डॉक्टर बनने वाले हो, इस सच्चाई से भागो मत। सो इन दैट केस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये हमारा ह्यूमन नेचर नहीं, ये हमारी पूरी प्रकृति है, जिसमें अगर कोई गैस ट्रैप्ड होगी तो उसमें से वो गैस बाहर निकलेगी रिएक्शन के टाइम पे। समझ में आ गया। तो कई तो रिएक्शन में जो गैस बाहर निकलती है उसके साथ आवाज भी निकलती है नहीं, चाहे आप मुंह से भी डकार मारते हो, कई लोग बहुत गंदी आदत होती है, पता है। एक बार शाहिद कपूर का और उसकी वाइफ जो है, क्या नाम है उसका मैं भूल गया, शाहिद और वो उसकी वाइफ का क्या नाम है, वो इंटरव्यू चल रहा था, तो शाहिद से पूछा कि इसकी सबसे अनोइंग हैबिट कौन सी है। अनोइंग मतलब सबसे, मीरा, सुने हो तुम शाहिद कपूर और मीरा। तो शाहिद से पूछा उसने, करण जौहर ने, आज का तो नाम लेना पाप हो गया, बेकार आदमी है बट जो भी है, तो उससे पूछा कि सबसे अनोइंग हैबिट कौन सी है, तो उसने बोला था मीरा की अनोइंग हैबिट, वो डकारे बहुत मारती है। डकार मतलब बर्प्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में, बर्प्स, तो बर्प्स माने डकार। अब डकार आप जब मारते हो तो क्या करते हो, आपको पता है जब आपको डकार आती है, अब डकार तो चलो ठीक है, आप मुंह से निकल रही है तो लोगों को इतनी शर्म महसूस नहीं होती, पर तुम देखना जब तुम डकार मारते हो तो गंदी गैस बाहर निकलती है, और कल को तुमने प्याज खाया, लहसुन खाया तो और गंदी गैस बाहर निकलती है, और साथ में आवाज और आती है ना तो ठीक है, तो आप ज्यादा नहीं करते हैं बट ओवरऑल यही है। अब यहां से जो ट्रैप्ड गैस है वो कौन सी है, अमोनिया बाहर निकलेगी। यहां पर कौन सी ट्रैप्ड गैस है, स्टीम के फॉर्म में पानी बाहर निकल सकता है, दैट्स वेरी इजी।
तो ये भी ट्राइब एक तरह का वेपर ही है जो बाहर निकलेगा। अब तुमने यहां से पानी बाहर निकाल दिया, वहां से अमोनिया बाहर निकाल दिया, बचा क्या? यहां से आप देखो तो क्लोरीन बच गया, यहां से कैल्शियम, और कैल्शियम बेसिकली क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है क्योंकि ग्रुप नंबर 1 और 2 की ना हेलोजन के साथ बड़ी दोस्ती होती है, वो प्यार मोहब्बत होता है, तो यहां से वो कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। तो ये इस तरह से याद किया जा सकता है, सबसे आसानी से अमोनिया, पानी और कैल्शियम क्लोराइड बाहर निकलेगा। और यही है इसकी स्मेल, ये ना स्मॉल स्केल पे अगर आपको बनाना है अगर अमोनिया, तो स्मॉल स्केल पे आप ये मेथड से बना सकते हो, ठीक है। चलो अब उसका इंडस्ट्रियल मेथड हैबस प्रोसेस को याद है यार, ये तो इसमें नाइट्रोजन लोगे, हाइड्रोजन लोगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे आपको क्या करना है, आयरन की प्रेजेंस में जो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे अमोनिया बनता है। ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिससे से सबसे ज्यादा अमोनिया बाहर निकाली जाती है, ये तो सबको पता है ना। अब हम चलते हैं केमिकल रिएक्शंस की तरफ। अगर अमोनिया की केमिकल रिएक्शन पानी के साथ करवाई जाए, दैट्स वेरी इजी। आपको पता है ये इसकी सोल्युबिलिटी बहुत अच्छी है, अमोनिया की पानी के साथ सोल्युबिलिटी काफी अच्छी, पढ़ के आए हो, सबसे ज्यादा होती है इन सब में। तो ये क्या करता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कंबाइन कर दो यार, अलग अलग करके मत पढ़ो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया पानी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, खत्म। आप किसी को भी पानी में डालते हो, वो या तो उसका क्या करता है, पानी में डालने पर या तो उसका एसिड बनाता है, अगर एसिडिक नेचर का होता है तो एसिड बनाएगा, बेसिक नेचर का होता है उसका बेस बनाएगा। जैसे मेटल बेसिक नेचर के होते हैं तो पानी के साथ जाने पर क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब आपको पता है अमोनिया भी बेसिक नेचर की है, तो वो क्या करेगी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी। छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए, कुछ नहीं है। सेकंड अगर फॉर्मूला देखें, अगर अमोनिया ने कॉपर के साथ रिएक्ट किया, कॉपर एक लाइट ब्लू कलर का मेटल आयन है, लाइट ब्लू कलर का, लेकिन अमोनिया के साथ जाती वो डार्क ब्लू कलर का हो जाता है, डार्क। समझ में आ गया? ऐसा जरा चेक करो, लाइट से अगर जैसे अमोनिया डालोगे तो डार्क हो जाएगा। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, नहीं? दैट्स रियली ब्यूटीफुल। किस किस को मजा आया देख के? आई रियली लव ब्लू कलर, आई रियली लव इट। तो अब बताओ किस किस को दिखने में बड़ा मजा आया? क्या बात है, मतलब बढ़िया लग रहा है। किस किस को अच्छा लग रहा है, जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। और मैं आपको बताता हूँ वो डीप ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर क्यों बनता है, क्योंकि कॉपर क्या करता है, अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है जिसमें अमोनिया 4 है, और कॉपर अभी भी +2 आयन पे भी है, लेकिन अमोनिया की वजह से वो कलर डार्क हो जाता है। समझ में आ गया? ये याद रखना है आपको, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। या अब हम चलते हैं और आगे, फिर आता है आपके पास नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड की क्या खास बात है? नाइट्रिक एसिड अगर पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, HNO3, जहां पर नाइट्रोजन के ऊपर +5 चार्ज होता है, और ये मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की नाइट्रिक एसिड के अंदर। सबसे पहले अपन प्रिपरेशन चेक करते हैं। अगर आप उससे भी पहले अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो इसकी स्ट्रक्चर, नाइट्रिक एसिड में देखो कोई भी ऑक्सो एसिड होगा तो उसमें पक्का है सेंट्रल एटम के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जरूर होगी, और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जरूर लगा होगा। समझ में आ गया? तो यहां पर और एक और बात बताता हूं, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 4 ही होती है, 4 बॉन्ड से ज्यादा वो बनाती नहीं है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो नाइट्रोजन ने 4 ही बॉन्ड बना रखे हैं। तो कैसे बना रखे होंगे, मैं वो बॉन्ड भी क्लियर कर देता हूं, क्योंकि यहां पर ये कैसे पॉसिबल है कि यहां पर एक ही बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो ये गलत है, आपको दिखाई देने में गलत हो रहा है। मैं बताता हूं कैसे। अगर मैं कोई पूछे कि HNO3 की स्ट्रक्चर बना के बताओ, सो लेट्स क्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ HNO3, हाउ विल यू डिराइव दिस, हाउ विल यू से कि भैया इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इन दैट केस देखो, ऑक्सो एसिड है तो पक्का नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड तो बना ही रखा होगा, और एक उसके साथ, क्योंकि ऑक्सो एसिड है तो एक OH ग्रुप तो होगा ही, क्योंकि यही हाइड्रोजन है जो कि यहां से एसिडिक फॉर्म में बाहर निकलेगा H+ फॉर्म में। अब पीछे क्या बच गया, एक ऑक्सीजन और बच गई। इस ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अभी नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड आपको दिखाई देता है ना, वो एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड है। दिस इज एक्चुअली अ कोवेलेंट बॉन्ड जो वहां दिख नहीं रहा। समझ में आ गया? आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन की मजे की बात है कि नाइट्रोजन, याद रख लो, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी बेटा कितनी होती है, दैट इज ओनली 4, 4 ही होती है, याद कर लो। इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन जो है 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता, 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता। लिख लो, काम आएगा, ज्यादा नहीं बना सकता। नाइट्रोजन कैन नॉट मेक मोर देन 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता। मजे की बात देख लो, वो 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता, उसमें ये 4 बॉन्ड में भी डिवाइड कर दो, 3 बॉन्ड कैसे होंगे, कोवेलेंट। ये भी तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूं, कोवेलेंट, कोवेलेंट। और एक बॉन्ड कैसा होगा, वो होगा कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। लिख लो, काम आएगा। कोऑर्डिनेट भी एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है बाय द वे, बट ऐसा होगा 3+1 की रेंज में होगा। देख लो यहां पर 3 इसने क्या बना रखे, कोवेलेंट, और एक क्या है, कोऑर्डिनेट। और ये इतनी पेट नॉलेज है जो कि कोवेलेंसी, व्हाट इज कोवेलेंसी, करेक्ट, कोवेलेंसी का मतलब कितने बॉन्ड बना सकता है वो मैक्स शेयर करके, उसी को उसकी कोवेलेंसी भी कह सकते हो।
कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, उसको उस वे से भी बोल तो रहा हूं मैं, कितने मैक्स बॉन्ड बना सकता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कोवेलेंसी। ये 4 मैक्स बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसकी कोवेलेंसी 4 ही होती है। समझ में आ गया? 4 बॉन्ड में से भी 3 बॉन्ड और 1 बॉन्ड में डिवाइड करोगे, 3 बॉन्ड मतलब कोवेलेंट और 1 बॉन्ड मतलब कोऑर्डिनेट। ये तय है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो सबको पता होने चाहिए। चलो अब HNO3 की प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं, छोटी छोटी नॉलेज जो काम होनी चाहिए। अब प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहले आता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। पहले क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रिक एसिड के लिए ओस्टवाल्ड प्रोसेस को यूज किया जाता है, जो कि 3 स्टेप प्रोसेस है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या होता है, ये पूरी रिएक्शन एक साथ ही होती है। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, सबसे पहले आप अमोनिया लेते हो। अमोनिया का रिएक्शन आप किससे कराते हो, ऑक्सीजन के साथ। उसके साथ आप क्यों करा, जरा आप चेक करो, इसके लिए आपको इस कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, प्लैटिनम या फिर रुथियम की। ठीक है, ये गैग कैटलिस्ट होती है, इसको यूज करना पड़ेगा। ये टेम्परेचर और प्रेशर है, इसको रट्टा नहीं मारना, वो पता होना चाहिए। यहां से जैसी अमोनिया ऑक्सीजन के साथ इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगी तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगी NO, और साथ में पानी बनाएगी। बड़ा कॉमन है क्योंकि हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पानी बनाएगा और पीछे नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगी। अब यहीं से, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, अब यहीं से आपकी जो NO2 है, ध्यान से देखना, वो पानी में जाने पर ये NO2 को ही पानी में डालना आपको, वो HNO3 बना के देगा। यहां पर देखो NO2 में नाइट्रोजन प्लस के 4 पर है, प्लस के 4 से प्लस के 5 पर जाएगा और साथ में NO गैस और बनेगी। अब ये जो NO गैस यहां से बाहर निकल रही है, इसी NO गैस को वापस से आप रीयूज कर सकते हो सेकंड नंबर स्टेप में। जरा आप चेक करो, इसी गैस को वापस से आप यहां यूज कर सकते हो, इसी गैस को वापस से रीयूज कर सकते हो यहां पे स्टेप नंबर 2 के अंदर, ताकि वो ऑक्सीजन के साथ दोबारा रिएक्ट करे, दोबारा NO2 बने, दोबारा NO2 पानी में जाए, HNO3 बनाए, फिर से NO2 बनाए, और ये साइकिल चलता रहेगा। आ गया समझ में? और ये बेस्ट प्रोसेस है क्या बनाने का, HNO3 बनाने का, जो कि इंडस्ट्री में काफी काम आता है। इज दिस क्लियर? किस किस को याद हो गया ओस्टवाल्ड प्रोसेस? दैट्स वेरी इजी। अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, NO बनाती है, NO ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2 बनाता है, NO2 पानी के साथ रिएक्ट करके HNO3 बनाता है। किस किस को याद हो गया? जिस जिसको याद हो गया लिखो यस सर, आई हैव गॉट इट। किस किस को याद हो गया? किस किस को याद हो गया? जिसको लगता है कि पक्का याद हो गया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जिसको याद हो गया जस्ट लिखो, जिसको नहीं याद हो प्रैक्टिस करो इसकी बैठ के। आया समझ में? अब केमिकल रिएक्शंस की तरफ चलते हैं। अगर आप HNO3 की केमिकल रिएक्शंस की तरफ चलोगे तो व्हाट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जरा आप चेक करो। आप देखो यहां पर, जरा आप चेक करना, है ना। अब मैं आपको दिखाता हूं, जरा तो समझ लेना। अगर आप HNO3, अच्छा एक और बात देखो, यहां से ना यू केमिकल रिएक्शन दिखाई हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा आप चेक करना। मैं आपको इसको सीधे सीधे भी बता सकता हूं। आप ये पीछे की तरफ चलते हैं, मैं डायरेक्टली बताता हूं आपको, ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए। मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां केमिकल रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन किसके साथ होती है, HNO3 की, या कॉपर के साथ, या जिंक के साथ में। ठीक है, तो कॉपर और जिंक वाली केमिकल रिएक्शन याद रखना, क्योंकि सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बैठे रहना, फिर मत कहना कि चैप्टर हुआ नहीं था, तो बैठ जाओ ध्यान से और पढ़ो। अब आप देखो, जरा चेक करो। अगर मैं यहां पर सबसे पहले अपन पकड़ते हैं, सपोज करो कि कॉपर को पकड़ा, और कॉपर का रिएक्शन मैंने देखो 2 केस में करवाना है। पहला तो पकड़ लो डिल्यूटेड HNO3, ठीक है, ध्यान से समझना। डिल्यूटेड HNO3 पकड़ लिया, कॉपर का रिएक्शन डिल्यूटेड का मतलब होता है बहुत ही पानी डला हुआ उसके अंदर। ऐसे ही मान लो जिंक का रिएक्शन कराता हूं डिल्यूटेड HNO3 के साथ, तो ऊपर में देखो मैंने क्या चेंज किया है, ऊपर में ये तो दोनों सेम ही है, यहां पर कॉपर लिए, यहां पर जिंक लिया। 2 रिएक्शन तो ये हैं जो आपको याद करनी है, याद रह जाएगा। नीचे आ जाओ, फिर आप कॉपर लो। कॉपर का रिएक्शन इस बार मैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कराऊंगा। ऊपर क्या लिया था, डिल्यूटेड, नीचे क्या लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड। फिर जिंक का रिएक्शन मैं किसके साथ कराऊंगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कराऊंगा। ये 4 रिएक्शन है ना, बार बार पूछी जाती है एग्जाम में। सो दीज आर द 4 रिएक्शन जो कि सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो इनमें एक चीज तो कॉमन है, क्या, कॉपर चाहे जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर नाइट्रेट या फिर जिंक नाइट्रेट ही बनाएगा। एक चीज तय है, चाहे डिल्यूटेड हो चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इनमें सब में एक चीज कॉमन है, मैं सब में एरो लगाऊंगा, वो कॉमन है। अल्लाह, मजाक करते हैं सर, ये तो कॉमन है। अब और क्या कॉमन है, कॉपर अगर रिएक्ट करेगा तो कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, CuNO3 होल ट्वाइस। ये फॉर्मूला कैसे याद होगा, दैट्स वेरी इजी, क्योंकि कॉपर के ऊपर जब भी कॉपर कंपाउंड में जाता है तो क्यूप्रिक +2 चार्ज होता है और NO3 पे -1 है, तो कॉपर नाइट्रेट फॉर्मूला बन गया। जिंक के साथ भी ऐसा होगा, जिंक नाइट्रेट बनाएगा, एंड दैट्स वेरी इजी। इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। क्या कोई फर्क किया मैंने, कॉपर का कॉपर नाइट्रेट बना दिया, जिंक का जिंक नाइट्रेट बना दिया, नीचे भी यही होगा। यहाँ पर कॉपर का कॉपर नाइट्रेट बना दिया,
एंड दैट्स वेरी इजी यार। किस किस को याद हो गया, जिंक का जिंक नाइट्रेट बना दिया। एक ये चार चीज तो कॉमन है सब में नाइट्रेट ही बनेगा, NO3 सॉरी HNO3 NO3, ठीक है, यहां पर भी NO3 आया समझ में, तो बड़ी कॉमन है, सब में यही किया है मैंने, कॉपर नाइट्रेट जिंक नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट जिंक नाइट्रेट। क्या ये हार्ड है, क्या ये हार्ड है, इज इट हार्ड। एक और चीज कॉमन होती है, और क्या चीज कॉमन होती है, प्लस पानी, पानी पानी रे खारे पानी रे, तू है कॉमन सारी केमिकल रिएक्शन में। तो सारी चीज तो कॉमन है, तो अलग क्या है, व्हाट इज अलग इन दिस, व्हाट इज डिफरेंट इन दिस। तो मैं आपको बताता हूं डिफरेंट क्या है। तो सबने एक चीज पकड़ ली कि चार केमिकल रिएक्शन में ये चार चीजें तो कॉमन है। अल्लाह, किस किस को याद हो गया यहां तक, बिल्कुल पक्के से याद हो गया। हाँ, ओस्टवाल्ड प्रोसेस कॉमन इंपॉर्टेंट है कारुल वर्मा। इधर ये किस किस को याद हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, ये सब कुछ है। ये NO3 ये ऑक्सीजन ही है, ये NO3 ऑक्सीजन ही है, सब सेम है। कॉपर में कॉपर का नाइट्रेट, जिंक में जिंक का नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट जिंक नाइट्रेट, पानी सब में कॉमन है, पानी सब में निकलता है। अब तो अलग क्या है, व्हाट इज डिफरेंट, मैं आपको बताता हूं तो अलग क्या है, ध्यान से समझना। अब देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे चलते हैं, जहां पर कॉन्सेंट्रेटेड लिखा हुआ है, ये देखो कॉन्सेंट्रेटेड, इन दैट केस नाइट्रोजन की गैस निकलती है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होती है, वो होती है NO2 गैस। यहां से दोनों केस में NO2 गैस बाहर निकलेगी, इसमें भी इसमें भी। क्या ये हार्ड है, दोनों केस में NO2 गैस बाहर निकलेगी जहां पर कॉन्सेंट्रेटेड लिखा है, चाहे वो कॉपर हो चाहे वो जिंक हो। याद रहेगा किससे कंपैरिजन कर रहा हूं, कॉन्सेंट्रेटेड से, याद रख लेना। कॉन्सेंट्रेटेड के केस में नाइट्रोजन की वो गैस बाहर निकलती है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड केस में NO2 बाहर निकलेगी, अमेजिंग। तो व्हाट अबाउट डिल्यूटेड, तो डिल्यूटेड के केस में क्या होगा, यहां डिफर करेगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करने हैं, ये दो रिएक्शन अब जो मैं स्टार बना रहा हूं, अब ये जो केस है जो आपको याद करना है। कॉपर के केस में बाहर निकलेगी NO गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड, और यहां पर निकलती है लाफिंग गैस N2O। अब आपको पता लग गया होगा फर्क क्या है, कॉपर डिल्यूटेड केस में NO, जिंक डिल्यूटेड केस में N2O, कॉपर और जिंक के केस में, कॉन्सेंट्रेटेड के केस में NO2। अब किस किस को याद हो गया, ये चार केमिकल रिएक्शन याद है, इसका मतलब तुम्हारे ना नंबर पक्के हैं, मतलब ये तुम्हारे नीट में भी आएगा, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। जिसको याद हो गया लिखो यस सर आयला, क्या बात है, याद हो गया। अनबॉक्सिंग फ्राइडे को करेंगे, पहले ये बताओ किस किस को याद हो गया, किस किस को याद हो गया, दैट्स वेरी इजी। किस किस को याद हो गया, कॉपर केस में NO और जिंक के केस में लाफिंग गैस बनेगी, सो दिस इज लाफिंग गैस N2O। याद हो गया, बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले, याद हो गया यार। किस किस को याद हो गया, लिख लिया सब लोगों ने। और मैंने जिस जिस वे में लिखाया आपको तुरंत याद होना चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ऐसा ऐसा होता है। याद हो गया, यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये चार केमिकल रिएक्शन तुम्हें याद करनी थी। अब मैं तुम्हें फटाफट से दिखा देता हूं, जरा आप चेक करो। देखो डिल्यूटेड के केस में ये HNO3 है, डिल्यूटेड कॉपर के केस में क्या निकाल रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड, मैंने बोला था तुम्हें। और बाकी सब वही है, ये है कॉपर नाइट्रेट, ये पानी। और यहीं पे मैं कॉन्सेंट्रेटेड केस में पकड़ लूं तो क्या निकाल रहा है, जरा आप चेक करो। NO2 गैस, कॉपर कॉपर कॉपर, ये कॉपर की कहानी है, दोनों कॉपर की कहानी है, डिल्यूटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड, याद रहेगा। डिल्यूटेड केस में यहाँ पर NO निकाल रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड केस में NO2 निकाल रहा है, ये बताया था मैंने, कंपेयर कर लेना भले। अब आते हैं जिंक। अगर जिंक के केस में देखोगे, डिल्यूटेड केस में N2O, देखो लाफिंग गैस निकाल रहा है, मैंने बोला था जिंक के केस में N2O, डिल्यूटेड केस में बोला था। और कॉन्सेंट्रेटेड केस में क्या निकालेगा वो, NO2। तो देखो नीचे जो कॉन्सेंट्रेटेड है उसमें तो कॉमन है, देखो ये कॉन्सेंट्रेटेड, ये भी कॉन्सेंट्रेटेड है, NO2, और इधर भी क्या निकाल रहा है, NO2, बताया था ना मैंने। डिल्यूटेड केस में ये देखो NO गैस निकाल रहा है, और वो क्या निकाल रहा है, लाफिंग गैस निकाल रहा है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन सीधे आप पकड़ते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होते हैं, बनाओगे कैसे इसको, प्रिपरेशन इसका सब सिंपल तरीका है, आप लेड डाइऑक्साइड पकड़ो, उसको हीट करो, ये लेड ऑक्साइड देगा और O2 गैस बाहर निकाल देगा, दैट्स वेरी इजी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है और वो इतनी स्टेबल नहीं होती, तो वो +2 में जाना चाहती है, तो अपने आप को क्या करती है, रिड्यूस, तो वहां से ऑक्सीजन को वो हटा देती है। समझ में आ गया, इस तरह से O2 गैस बाहर निकलती है, एंड दैट्स वेरी इजी। और ऐसा क्यों होता है, क्यों लेड का +4 स्टेबल नहीं है, +2 स्टेबल है, ड्यू टू कौन सा वाला, इनर्ट पेयर इफेक्ट, याद है, वो है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, अगर ऐसे तुम O2 बनाना चाहते हो तो H2O2 को हीट करो, ये H2O बनाएगा और ऑक्सीजन गैस बाहर निकाल देगा, दैट्स वेरी इजी, बहुत आसान है। चलिए अब मजे की बात,
ये तो प्रिपरेशन है। अब केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं। O2 का सबसे पहले देखो, किसी के साथ भी ऑक्सीजन क्या करता है, किसी के साथ भी कोई भी मेटल पकड़ लो, वो उसके साथ ऑक्साइड बना लेता है। जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ एक करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, दैट्स वेरी इजी, सबको पता है। सल्फर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा, दैट्स वेरी इजी। जिंक सल्फाइड के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो जिंक ऑक्साइड और SO2 गैस बाहर निकाल देती है। बेसिकली ऑक्सीजन करती क्या है, ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव गैस। ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव गैस होती है जो किसी के साथ भी कंबाइन होकर तुरंत क्या करती है, ऑक्साइड बना लेती है, एंड दैट्स वेरी इजी। ओजोन को पकड़ते हैं, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। अब कई बच्चों को पता नहीं होता O3 का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, तो जरा आप चेक कर लो O3 का स्ट्रक्चर। तो पहले तो O3 के स्ट्रक्चर पे कई बार सवाल आ जाते हैं। O3 का मतलब 3 ऑक्सीजन है, तो आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि 2 ऑक्सीजन तो क्या करती है, डबल बॉन्ड बना लेती है। अब बची एक ऑक्सीजन जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 2, तो क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करता है, तो इसमें प्लस आ जाता है और इसमें माइनस आ जाता है। अब अगर कोई पूछे कि फॉर्मल चार्ज सेंटर वाली पर फॉर्मल चार्ज कितना होता है, सेंटर ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज होता है +1, एक पे होता है -1, एक पे होता है 0। सो दिस इज द चार्ज, ये आपको पता होना चाहिए। अब जरूरी नहीं आप ऐसे ही बनाओ, ये भी हो सकता है दोनों इलेक्ट्रॉन खींच ले, आ गया समझ में, क्लियर हो गया, और ये यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन पुश कर दे, तो आपका ये भी बन सकता है स्ट्रक्चर, यहां से यूं और यहां से यूं, तो 2 इसमें स्ट्रक्चर बन सकती है बेसिकली, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाती है। अच्छा, अब आते हैं ओजोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। तो ये आपके पास 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेंटर के पास +1 चार्ज हो, सेंटर ऑक्सीजन के पास +1 चार्ज होती है। प्रिपरेशन कैसे करोगे, कैसे बनाओगे, दैट्स वेरी इजी। अगर आप O2 का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करा दो तो O3 बनेगा, तो O2 के इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से O3 बनता है, जिसमें काफी ज्यादा एनर्जी लगती है, आपको ध्यान रखना है, +142 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगती है। सो दैट्स रेयर, जो हमारे अपर स्ट्रेटोस्फीयर पर बनता है, ये आप जानते हो, ओजोन वहां बनती है ना। केमिकल रिएक्शंस पर चलते हैं। O3 इज रियली अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देती है। जैसे कि आप PbS पकड़ो, लेड सल्फाइड में सल्फर क्या है, -2 पर, अगर यहां पर अगर इसकी रिएक्शन O3 के साथ करा दी तो सल्फर -2 से जंप मार के +6 पे चली जाती है, PbSO4 बनाती है, यहां सल्फर +6 पर है। तो O3 इज रियली गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रहेगा। ऐसे ही अगर I- से रिएक्ट करा रहे हो O3 की, तो I- को वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, I2 पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आयोडीन की, 0। तो यहां पर -1 से किसको कहां थ्रो करती है, 0 पर। तो बेसिकली O3 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो यहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को बताता है, ये ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी को शो कर रहा है कि भैया देखो, ये ऑक्सीडेशन, यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब सल्फर के एलोट्रॉप्स को पकड़ते हैं। सल्फर के एलोट्रॉप्स कौन से होते हैं, एक कहता है अल्फा रोम्बिक सल्फर, दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, एसिड, एक होता है बीटा मोनोक्लिनिक सल्फर। इज दिस क्लियर। और मजे की बात, फॉर्मूले दोनों के सेम ही है, एक अल्फा रोम्बिक सल्फर होता है, एक बीटा मोनोक्लिनिक। रोम्बिक सल्फर एक ऐसा क्रिस्टल के जैसा दिखता है, और मोनोक्लिनिक सेवैया के जैसा दिखता है, खाने का मन करता है खा जाओ, पर खा मत लेना, बीमार पड़ जाओगे। तो रोम्बिक सल्फर क्रिस्टल के जैसा दिखता है, और मोनोक्लिनिक सल्फर सेवैया के जैसा दिखता है। जो कि सेवैया खाते हो, सेवैया खाओ कभी, भूख लग गई, हाँ। तो फाइनली एक बात बताता हूं, अगर आप रोम्बिक को मोनोक्लिनिक को रोम्बिक में कन्वर्ट करना चाहते हो, क्या करना पड़ेगा, जरा सोचो यार। अब एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल को तोड़ने के लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा, कितना, 369। ये कैसे याद होगा, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 3 9, 369। और अगर आप सेवैया से वापस क्रिस्टल बनाना चाहते हो तो कूल डाउन कर दो, गर्म करोगे तो सेवैया में कन्वर्ट हो जाएगा, सेवैया को ठंडा करोगे तो वापस क्रिस्टल बन जाएगा, खत्म कहानी। क्या है इसके अंदर, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं ऐसे ही याद करता था, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब मजे की बात, अगर आप रोम्बिक सल्फर की स्ट्रक्चर देखोगे तो वो कैसी होती है, एसिड की स्ट्रक्चर जरा आप चेक कर लो, वो होती है क्राउन टाइप की। सो दिस इज अ क्राउन टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। जबकि अगर आप यहां पर S6 की स्ट्रक्चर, सल्फर भी अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, S8 S6, तो S6 की स्ट्रक्चर चेक करोगे तो वो चेयर टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप सल्फ्यूरिक एसिड की तरफ। सल्फ्यूरिक एसिड की सबसे पहले केमिकल रिएक्शन पकड़ते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। और H2SO4 आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है और बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसमें सल्फर प्लस के 6 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। पानी में डालते ही ये क्या करता है, H+ आयन देता है, जिससे हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ये दैट्स वेरी इजी, ये इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है। इज दिस क्लियर, है ना, सबको पता है। कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर सल्फेट बना देगा, SO2 गैस को बाहर निकाल देगा, पानी बाहर निकाल देगा, ये सबको पता है, नॉर्मल रिएक्शंस हैं। अगर आपने, ये बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, मतलब पानी खींच लेता है। H2SO4 को अगर आपने किसी की स्किन पे डाल दिया तो उसकी टटियां निकल जाएंगी, तो ये बैन है टोटली। तो अगर आप यहां पर शुगर पे इसको, ये क्या है, ग्लूकोज पे अगर आपने ये डाल दिया, ये तो शुगर है, तो शुगर पे अगर आपने गलती से भी डाल दिया ये एसिड, तो शुगर से सारा का सारा पानी चूस लेगा, और पीछे कार्बन, शुगर को कार्बन काला कर देगा एकदम, ट्राई करके देखना।
मतलब अगर आपने शुगर ली और उसमें H2SO4 डाल दिया तो पूरी शुगर, आपको शुगर रहेगा ही नहीं, पानी सारा गायब, तो काली हो जाएगी वो। इज दिस क्लियर? अब हम चलते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। कौन कौन से होते हैं? H2SO3 को बोला जाता है सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, जिसमें 2 हाइड्रोजन आप अलग कर सकते हो। ये उसकी स्ट्रक्चर है, ये नॉर्मली सब लोग जानते हैं कैसे बनाना है। ऑक्सो एसिड का तरीका क्या होता है? एक ऑक्सीजन पक्का डबली बॉन्डेड होगी और फिर उसमें OH एक होना चाहिए कम से कम, बाकी डिपेंड करता है कि आपके पास एटम कितने हैं। H2SO3 को सल्फ्यूरस एसिड बोला जाता है, जिसमें सल्फर क्या है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, नॉर्मली सबको पता होता है। फिर आता है एक H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। यहां पर देखो एक सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन जो है डबली बॉन्डेड है और 2 OH ग्रुप है। दोनों में यहां पर 2 हाइड्रोजन ये दे सकता है, 2 हाइड्रोजन ये दे सकता है, बट यहां पर सल्फर के ऊपर +4 चार्ज है, यहां पर +6 चार्ज है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है आपके पास ओलियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप H2SO4 बनाए हो तो ओलियम से बनता है, H2S2O7 बोलते हैं इसकी स्ट्रक्चर है, जिसमें एक ऑक्सीजन सल्फर के बीच में ब्रिज की तरह काम करती है और सल्फर के ऊपर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ही होता है। इसको ओलियम कहते हैं और इसका एक्चुअल में जनरल नेम क्या है? पैरासल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पैरासल्फ्यूरिक एसिड, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक होता है आपके पास पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O8, एक ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा हो गई। तो अब जब एक ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा हो तो कहां डालोगे उसको? यहां पर ब्रिजिंग में एक ही ऑक्सीजन, तो यहां पर एक और डाल दो, पेरोक्साइड बॉन्ड बनेगा। H2SO8 के अंदर आपके पास पेरोक्साइड बॉन्ड है, H2SO8, जरा आप चेक कर लो। नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर 2 ऑक्सीजन यहां पर या पेरोक्साइड बॉन्ड में है। तो अगर कोई पूछे कि पेरोक्साइड बॉन्ड कहां पर होता है, तो H2SO8 के अंदर होता है, ओलियम में नहीं होता, याद रखेगा। बहुत बढ़िया। अब अभी हमारा ग्रुप नंबर 16 खत्म हुआ है, 17 और 18 बाकी और 10 सवाल भी करने हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप चाहो तो नीट का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। 8,000 रुपए का क्रैश कोर्स है, नीट की पूरी तैयारी कर सकते हो हमारे बैचेस के अंदर भी। नीट का पूरा सिलेबस करवाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, फुल टाइप आइटम टेस्ट होते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, 2 वे इंटरेक्शन होता है, टीचर से सीधी बात कर सकते हो, बोल सकते हो क्या भाई क्या हालचाल, मतलब टीचर से बात कर सकते हो। एंड फाइनली अगर आप क्रैश कोर्स को लेना चाहते हो तो 30 नवंबर से शुरू हुआ है, ए नीट कूपन कोड है, 2000 का डिस्काउंट आपको मिलेगा, चाहो तो ज्वाइन कर लेना। अब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, चाहो तो चेक कर लेना, नीट का पूरा क्रैश कोर्स। अब ग्रुप नंबर 17 पर आते हैं। नावल से ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 में सीधे बात करेंगे किसकी? यस, हाइड्रोजन क्लोराइड के, विच इज द हाइड्राइड ऑफ क्लोरीन, वी कैन से। समझ में आ गया? HCl इज अ गुड एसिड। प्रिपरेशन कैसे करोगे? दैट्स वेरी इजी। आपको HCl चाहिए, Cl कहां मिलेगा? NaCl, नमक में। और H कहां से मिलेगा? जरा सोचो ना, दिमाग लगाओ। अगर मुझे HCl बनाना है तो मुझे Cl कहां है? नमक में मिल जाएगा, NaCl। हाइड्रोजन कहां मिलेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड एक्चुअली मोनोपोली है धीरूभाई अंबानी की कंपनी की, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में पूरे वर्ल्ड में। अपना जो धीरूभाई अंबानी कंपनी है H2SO4 बनाने की, पूरे वर्ल्ड में मोनोपोली है। आप नमक पकड़ो, H2SO4 पकड़ो, यहां से HCl बाहर निकलेगा और NaHSO4 बाहर निकलेगा। ध्यान से देखोगे तो केमिकल रिएक्शन याद करना कुछ हार्ड नहीं है, सोडियम बाइसल्फाइड बनता है, ठीक है। यहां से इस तरह से आप ये गैसियस HCl बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में ये जो आपके पास है ना NaHSO4, यहां पर भी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, अगर उसको भी NaCl के साथ रिएक्शन करा दोगे तो आप एक HCl और बना लोगे, यहां से Na2SO4 और बाहर निकल जाएगा। तो दो, अब क्योंकि यहां पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 मॉलिक्यूल HCl के बाहर निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 बार रिएक्शन करवा के। केमिकल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। HCl अगर आपने पानी में डाल दिया तो क्या करेगा? दैट्स अ गुड एसिड, तो ये H+ आयन देगा जिससे हाइड्रोनियम आयन बनता है, HCl- बाहर निकल जाए। दैट्स वेरी इजी। अगर आप इसकी जिंक के साथ रिएक्शन कराओगे तो ZnCl2 बना देगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा, क्योंकि बहुत अच्छा एसिड है तो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देता है। अगर आप इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे तो अमोनियम क्लोराइड बना देगा, ये तो सबको पता है। चलो अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन। तो इसमें कौन कौन सा? एक तो होता है हाइपोक्लोरस एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HClO। इसमें एक ही ऑक्सीजन होती है और क्लोरीन +1 पर होता है, HClO, याद रखोगे, बहुत बढ़िया। फिर आपके पास क्या आता है? फिर आता है आपका क्लोरस एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HClO2, एक एक ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा। अब क्या है, यहां पर जो भी ऑक्सीजन होगा वो सीधे क्लोरीन के साथ ही जुड़ेगा और कहीं नहीं, तो यहां डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन और जुड़ गया। अब क्लोरीन आ गया +3 पर। एक होता है HClO3, जिसका नाम क्या होता है? क्लोरिक एसिड। अभी भी आपने जो ऑक्सीजन जोड़ा है वो किसके साथ जोड़ा है? क्लोरीन के साथ। समझ में आ गया? यहां क्लोरीन +5 पर चला गया। एक होता है HClO4, अभी भी जो ऑक्सीजन जोड़ा है वो कहां जा रहा है? डबल बॉन्ड में क्लोरीन के साथ, इसको बोलते हैं परक्लोरिक एसिड। तो नाम याद रखना, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, फिर आएगा आपके पास क्लोरिक एसिड, फिर आपके परक्लोरिक एसिड। दैट्स वेरी सिंपल। अगर कोई पूछे सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो जिसपे ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। दैट्स वेरी इजी, क्योंकि उसकी भूख सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की।
अब आते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड की तरफ। इंटर हेलोजन कंपाउंड का क्या मतलब है, जरा आप चेक करना। इंटर हेलोजन का कंपाउंड का मतलब है कि एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के साथ मिलकर कंपाउंड बना रहा है। दैट्स वेरी इजी। इसमें आप देखो, इसमें किस किस तरह के कंपाउंड बनते हैं। X1 मतलब एक हेलोजन और एक हेलोजन, जैसे ClF BrF, एक क्लोरीन लिया एक फ्लोरीन लिया उसमें बना दिया, ब्रोमीन या फ्लोरीन लिया उसमें बना दिया। लीनियर स्ट्रक्चर होती है, दैट्स वेरी इजी, क्योंकि दो ही एटम है तो स्ट्रक्चर तो लीनियर ही होगी। अब इसमें एक और बनता है XX3, जो ज्यादा क्वांटिटी है उसकी साइज छोटी होगी, ध्यान रखना, जिसकी कम क्वांटिटी साइज बड़ी होगी। जैसे कि यहां पर बना सकते हो ClF3, तो क्लोरीन के साथ 3 फ्लोरीन है, फ्लोरीन छोटा होता है साइज में तो वो बना सकता है। ब्रोमीन के साथ 3 फ्लोरीन है, और अब आप जरा चेक करो, 3 तो बॉन्डेड एटम है इसके साथ, और फिर फ्लोरीन ब्रोमीन या फिर क्लोरीन के पास कितने, 2 लोन पेयर बचेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, टी शेप। नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टी शेप याद रखना, टी शेप, ये देखो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ब्रोमीन के साथ 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं टी शेप में और 2 लोन पेयर है। फिर होता है आपके पास XgF5, तो 5 कौन होंगे, छोटा एटम 5 होंगे। क्लोरीन के साथ 5 फ्लोरीन, ब्रोमीन के साथ 5 फ्लोरीन। इसमें 5 बॉन्डेड एटम है और एक लोन, आपके पास एक लोन पेयर बचेगा इसके अंदर। 5 बॉन्डेड एटम और एक लोन पेयर बचेगा, है ना, एक लोन पेयर बचेगा। ClF5, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 यूज कर लिए। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, अगर आप देख लो 5 बॉन्डेड एटम है, एक लोन पेयर, तो टोटल 6 हो गया। 6 के हिसाब से उसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए, समझ में आ गया, जिसमें से एक लोन पेयर जो काउंट नहीं करोगे, तो स्क्वायर पिरामिडल उसकी स्ट्रक्चर होगी। दिखा देता हूं कैसी होती है। ये कहां पे गई, इस तरफ, ये रही स्क्वायर पिरामिडल। अगर BrF5 की स्ट्रक्चर पकड़ोगे तो स्क्वायर, ये देखो ये स्क्वायर बन रहा है, ये वाला, और ऊपर एक पिरामिड है और नीचे एक लोन पेयर है। अगर ये लोन पेयर जगह एटम होता तो वो ऑक्टाहेड्रल हो जाती, स्क्वायर पिरामिड। एक तो होता है XgF7, उसमें क्या है, जो छोटा एटम है वो 7 है, IF7। इसकी स्ट्रक्चर पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है, 7 है। तो कैसे जोड़ोगे उसको, पेंटागोनल, यानी कि 5 तो आप ऐसे जोड़ दोगे, पेंटागोनल, एक ऊपर और एक नीचे, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और ये सवाल स्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इनको इंटर हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं। आखिरी ग्रुप नंबर 18, उसके बाद 10 सवाल करेंगे। नोबेल गैसेस की बात करते हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट जिनोन कंपाउंड्स पकड़ते हैं, जो कि सबसे ज्यादा सवाल उसी पे पूछे जाते हैं। सबसे पहले आता है कि जिनोन फ्लोरीन कंपाउंड्स, क्योंकि जिनोन ही ऐसा है पूरी गैसेस के अंदर जो कि क्या करता है, कंपाउंड बनाता है। अगर आप एक्सेस में लेते हो ये गैस और उसकी फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हो तो XgF2 बना लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसमें करना क्या है, वो एक्सेस में लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। XgF2 अगर आप लोगे तो यहां पर Xg और F2 लोगे तो XgF2 बना रहेगा, जिनोन डाइफ्लोराइड कहते हैं इसको। टेम्परेचर काफी अच्छा चाहिए होता है, अदरवाइज ये कंपाउंड बनेगा नहीं, क्योंकि वो इनर्ट गैस है। समझ में आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ गया, यस और नो। चलो अब हम लोग और आगे चलते हैं। अगर आपने यहां पर 1:5 में रखा, मतलब Xg, और यहां पर ये जरा देखो 1:5 का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनर्ट है तो रेशो कुछ ऐसा पकड़ना पड़ता है जिसमें फ्लोरीन, अब अगर आपने क्या लिया है, ये अगर 1 लोगे तो ये 5 लोगे। आपको ज्योमेट्री में जरूर ऐसा स्टोइकियोमेट्री दिख रहा है, ये 1 है और ये 2 है, बट क्योंकि सिंस दैट इज रियली वेरी इनर्ट, इन दैट केस आपको फ्लोरीन थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ती है, ठीक है। तो 1:5 में अगर आपने लिया तो XgF4 बनाएगा, इसको जिनोन टेट्राफ्लोराइड कहते हैं। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे फ्लोरीन की मात्रा बढ़ाते जाओगे, आपका यहाँ पर जो कंपाउंड XgF2 से XgF4 ये बनता जाएगा। अभी मान लो आपने क्या लिया 1:20, फ्लोरीन और भी ज्यादा ली, तो इन दैट केस ये XgF6 तक जा सकता है। मतलब जिनोन ऐसा है जो कि फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना सकता है। और ये XgF2, XgF4, XgF बहुत ही स्पेशल कंडीशंस में बनती हैं। रेशो याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये XgF 1:5 है, 1:20 है। अब हम चलते हैं और आगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास, आप जिनोन के ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड भी देखोगे, कैसे कैसे कंपाउंड है जरा आप चेक करो। सबसे पहले तो अपन चेक करते हैं यहाँ पर जिनोन का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड कैसे बनेंगे वो। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको याद करना बेहद आसान है। अगर आपके पास XgF6 है और अगर आपने यहाँ पर 3, जरा आप चेक करना कितने, 3 H2O लिए, 3 H2O में आप मुझे बताओ कि यहाँ पर 3 H2O हैं। 1 2 3 करके भी ले सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा और इसको नॉर्मली समझाऊं तो इसको समझने का क्या मतलब है, आप जितने पानी के मॉलिक्यूल लोगे उस हिसाब से रिएक्ट करता है। मान लो आपने ना XgF6 लिया और उसका सिर्फ 1 पानी के साथ रिएक्शन करवाया, सिर्फ 1। अगर आपने सिर्फ 1 के साथ रिएक्शन किया तो 1 ही ऑक्सीजन है ना, 1 ऑक्सीजन कितने फ्लोरीन को हटा सकती है, 2 को। तो ये क्या बनाएगा, XgOF4 बनाएगा। कंपाउंड कौन सा बनेगा, अगर 1 वाटर का मॉलिक्यूल, XgOF4। अगर मान लो इसकी रिएक्शन में 2 वाटर के मॉलिक्यूल से करा दूं,
तो इसका मतलब आपने दो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, इसका बनेगा XeO2Ft। दो ऑक्सीजन घुसाओ, एक ऑक्सीजन दो फ्लोरीन हटा सकती है, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, एक फ्लोरीन पे -1 होता है, और O2 के साथ में क्या लगेगा, F2, ये कंपाउंड बनेगा। और अगर आपने मान लो यहां पर 3 वाटर के मॉलिक्यूल ले लिए, तो आपको भी पता है कि एक ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन हटा सकती है, तो 3 ऑक्सीजन 6 फ्लोरीन हटा देगी, लास्ट में क्या बनेगा, XeO3। यही बताने की कोशिश कर रहा था मैं। तो जब आप 3 वाटर के मॉलिक्यूल लोगे तो XeO3 बना लोगे, एंड दैट्स वेरी सिंपल। इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया। यही केमिकलेशन यहां लिखी हुई है, XeF6 3 वाटर के मॉलिक्यूल से रह करके XeO3 बनाती है। क्लियर है? और साथ में क्या बाहर निकलता है, जब आप खुद ही सोचो कि 3 ऑक्सीजन तो आपने यूज कर लिए, तो पीछे बचा क्या, 6 हाइड्रोजन और 6 फ्लोरीन, 6 HF बन जाएगा। इज दिस क्लियर? अब मान लो आपने सिर्फ एक ही H2O यूज किया है, तो क्या बना रहा है, वही बना रहा है जो मैंने बोला था, क्या, XeOF4। और अगर आपने 2 वाटर के मॉलिक्यूल यूज कर दिए, XeO2F2, जो मैंने बनाया वही ये दिखा रहा है, यहां पर 3, यहां पे 1, यहां पे 2, और क्या बन रहा है आपके सामने। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड्स। ज़ीनोन टू फ्लोरीन जो कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या होती है, जैसे XeF2, इसकी स्ट्रक्चर लीनियर होती है, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 यूज कर लिए, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 लोन पेयर कुछ इस तरह से आप लोग लगाओगे। ये दिखाई दे रहा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होगी, पर पिरामिड में फ्लोरीन लगाओगे तो ये लीनियर स्ट्रक्चर हो गई इसकी। मतलब यहां पर लोन पेयर होने के बावजूद भी लीनियर स्ट्रक्चर है इसकी, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये सवाल पूछा जाता है। फिर आता है आपके पास XeF4। XeF4 में आपके पास 2 लोन पेयर है, 4 आपके पास एटम्स हैं। तो ये देखो, ये स्क्वायर में जाएगा, ये दिख रहा है, स्क्वायर प्लेनर, एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगी XeF4 की। अगर पूछे XeF6 की स्ट्रक्चर क्या है, तो ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होती है, और ये सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि XeF6 की स्ट्रक्चर क्या होती है, क्योंकि इसमें स्टिल एक लोन पेयर बचेगा 6 फ्लोरीन होने के बावजूद भी। तो ये ऑक्टाहेड्रल लगाओगे 6 को, एक लोन पेयर वैसे बच जाएगा, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है इसे, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ज़ीनोन टू ऑक्सीजन कंपाउंड कैसे बनेंगे, XeO3 की स्ट्रक्चर होती है पिरामिडल, क्योंकि यहां पर 3 ऑक्सीजन जोड़ने के बाद भी इसके पास एक लोन पेयर है, तो 3+1 का जो कॉम्बो होता है वो पिरामिड के साथ है। टेट्राहेड्रल में 1 लोन पेयर और 3 एटम, तो पिरामिड ज्योमेट्री से शेप क्या बनेगी, पिरामिड। XeO3 की शेप होती है पिरामिड। फिर आपके पास आता है XeOF4, एंड दैट्स वेरी इजी। एक ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 4 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर स्टिल बच जाएगा, तो इसको स्क्वायर पिरामिड स्ट्रक्चर में जाएगा। ये स्क्वायर है, एक पिरामिड है, एक ऑक्सीजन ऊपर, एक लोन पेयर नीचे। इसके बाद आता है XeO2F2। तो यहां पर देखो कितने, इसे 4 इलेक्ट्रॉन यहां यूज किए, 2 वहां पर, एक लोन पेयर अभी बचा हुआ है। वो लोन पेयर कहां होगा, ऐसे। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4। तो 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर में बहुत बार याद करवाया हूं कि 4+1 का जब भी कॉम्बो आएगा, 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो सीसो स्ट्रक्चर होती है। और ये सवाल ना जाने कितनी बार पूछा जाता है, इनकी स्ट्रक्चर के ऊपर सवाल आता है, इसकी सीसो है, इसकी स्क्वायर पिरामिडल है, और उसकी हमारे पास क्या है, पिरामिडल, और ये सवाल ना जाने कितनी बार पूछा जाता है। अब यही है जो आपके एक मार्क में क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा। अब अपन करेंगे 10 सवाल, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो कौन कौन ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन करने को तैयार है, जल्दी से बताओ। चैट सेक्शन में लिखो कि यस सर वी आर रेडी, टॉप मोस्ट क्वेश्चन करने को तैयार है। आप 10 सवाल करेंगे और उसके बाद चैप्टर खत्म। तैयार हो तुम लोग, जल्दी से बताओ। 10 टॉप मोस्ट क्वेश्चन, थ्योरी जो थी मैंने सारी करवा दी आपको, और अब जो 10 क्वेश्चन के लिए तैयार है, ये आप याद कर लेना जितनी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, क्योंकि यही 1 मार्क में आएगा। चलो अब हम चलते आगे। आर यू गाइज रेडी, है ना। ए स्क्वायर के लॉइंस सब लोग तैयार हैं, चलो। सो ए स्क्वायर के लॉइंस सारे तैयार हैं एकदम। पहला सवाल, वेरी शॉर्ट आंसर का पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा आप चेक करो। विच एलोट्रॉप ऑफ सल्फर इज थर्मली स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये आपके 2015 में सवाल पूछा गया था, और इसका आंसर क्या दोगे, रोम्बिक सल्फर। आप लोग याद रखिएगा भाई, 1 नंबर में सवाल आएगा कि कौन सा सल्फर का सबसे ज्यादा स्टेबल एलोट्रॉप होता है, वो होता है रोम्बिक सल्फर। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 298 केल्विन टेम्परेचर पर, आपको ध्यान रखना है, रूम टेम्परेचर पर। रोम्बिक सल्फर को मोनोक्लिनिक में बदला जा सकता है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो। आप जरा सोचो कि कूल डाउन, देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोनोक्लिनिक में बदलेगा ना। तो रूम टेम्परेचर पर 298 होता है, 298 विच इज लेस देन 369, तो रोम्बिक स्टेबल हो गया। तो रोम्बिक इज मोर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, याद रखोगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। दूसरा सवाल है, राइट द रिएक्शन ऑफ थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड। दैट्स वेरी सिंपल। सोडियम एजाइड का थर्मल डीकंपोजिशन का फॉर्मूला आपको इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखोगे, दैट्स वेरी इजी। सोडियम एजाइड का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा NaN3। ये कहां से आया, Na के ऊपर क्या होता है, +1 चार्ज होता है, N3 के ऊपर क्या होता है, -1 चार्ज होता है। तो NaN3 को जब आप हीट करोगे तो यहां से सोडियम निकलेगा और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। आपको इसको बैलेंस करके लिखना है। नाइट्रोजन गैस ये 2 बाहर निकलेगी, यहाँ 3 लगा देता हूँ। दैट्स वेरी इजी यार, कुछ नहीं है इसके अंदर। अच्छा 3 लगाने की जरूरत कहाँ है, रुक जाओ मैं इसको थोड़ा सा
हटने भाई, इसने गुजराती आवे छे। ठीक है, Na3 लिखा है, इसको 2 लगा दूंगा अगर मैं यहाँ, तो यहाँ में क्या लगाऊंगा 2, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ N2 लगा देता हूँ, ये लो बैलेंस हो गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये लिखना है आपको। सो ये क्या है, सोडियम एजाइड, इसका फॉर्मूला कैसे आया मैंने ऊपर लिख दिया, इसको हीट करोगे तो नाइट्रोजन बनेगा, दैट्स वेरी इजी। तो फाइनली ये फॉर्मूला है, जरा आप चेक कर लो, Na3 सोडियम नाइट्रोजन, ये बन गया, नाइट्रोजन सोडियम बन गया। अगले सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर, इनकी इंक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर बताओ, सबसे ज्यादा एसिडिक करेक्टर किसका, सबसे कम किसका। ओके, जानकारी के लिए बताता हूं, बहुत सारे बच्चे इसको गलत करते हैं। अब इंक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर में आपको पता होना चाहिए, देखो किसी को नॉर्मल भी सेंस है तो ये न्यूट्रल होता है, एसिडिक तो नहीं होता पानी, तो इस हिसाब से अगर खुद ही सोचोगे थोड़ा बहुत तो नीचे जाने पर एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। सबसे ज्यादा एसिडिक करेक्टर H2TE का होता है, फिर किसका होता है H2SE का, फिर किसका होता है H2S का, और सबसे लीस्ट एसिडिक करेक्टर H2O का होता है। यार पानी न्यूट्रल होता है भाई, अगर पानी एसिडिक हो गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। पता लगे तुम पानी पी रहे हो, इधर से उधर से गला छिल गया, पानी यहाँ से बाहर निकल रहा, आए राम बहुत गंदा वाला सीला है, तो ये नॉर्मल है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो यार एसिड का मतलब क्या होता है H+ देना, और यहाँ पर है ना, अगर मैं देखूं तो हाइड्रोजन टू टाइटेनियम में जो बॉन्ड की लेंथ होती है बेसिकली वो बहुत हाई है, इसलिए इसको तोड़ना आसान है, तो ये हाइड्रोजन आसानी से देगा, खत्म कहानी। तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, यस सबसे ज्यादा एसिडिक है H2TE, फिर H2SE, फिर H2S, फिर H2O, याद हो गया। चौथे सवाल पे चलते हैं, चौथा सवाल दिखाओ भैया, चौथा सवाल कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, इसको पूरा करो। ये क्या लिखा है, डिल्यूटेड, अगर किसी ने गलत किया तो कसम माहिष्मती साम्राज्य की, पाप लगेगा, भैंसिया का गोबर मिलेगा तुम्हें पेपर के अंदर। किस किस को आता है ये, लिख के बताओ फटाफट से। HNO3 डिल्यूटेड, कौन सी गैस निकलेगी, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अभी भी कसम खुदा की गलत किया तो पाप लगेगा। डिल्यूटेड की गैस में सबसे पहले तो आप कॉपर नाइट्रेट तो निकाल ही दो कॉमनली, गैस बताओ चैट सेक्शन में लिख के, क्या 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 लिखा तुम लोगों ने, प्लस साथ में पानी निकलेगा, ये तो सबको पता है। अब गैस कौन सी निकलेगी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिल्यूटेड कॉपर केस में NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, दैट इज द ओवरऑल केमिकल रिएक्शन, यू हैव टू राइट डाउन। बहुत बढ़िया, तो ये मैंने जितना याद कर, देखो NO गैस बाहर निकलती है, नाइट्रिक ऑक्साइड याद रहेगा, बहुत बढ़िया। पांचवा सवाल देखो, कहता है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, O3 एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट्स ट्रू, एग्जांपल दे देना। O3 इज अ वेरी गुड पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका एग्जांपल तुम लोग दे सकते हो, क्यों, क्योंकि O3 के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है, यही है जिसकी वजह से ये नेसेंट ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्लीचिंग के भी काम आता है। आप कभी गए हो, लड़कियां बहुत जाती हैं पार्लर वार्लर, जब तुम पार्लर जाते हो तो तुमने देखा होगा, तुम पार्लर गए हो, कौन कौन पार्लर गया है, तो लड़कियां तो पार्लर जाती हैं, आजकल लड़के भी सलून जाते हैं, तो उनको देखना, वो कहेंगे सर ब्लीच करवा लो, ऐसे प्यार से बोलते हैं, सर डू यू हैव सम ब्लीच, मतलब बड़े बड़े शहर में जाते हैं, सर अच्छा वो बोलते हैं, पूरे गाँव में तो क्या होता है, हाँ भाई कटिंग कर दे, कितने की, 20 रुपये, 20 रुपया ऐसे करके, नहीं। लेकिन तुम पार्लर जाना कभी किसी लड़की के साथ में, या फिर तुम खुद कभी किसी बड़े शहर के सलून में जाना, भाई साहब बाल काटने के वो 500 रुपए लेते हैं, लड़कों का बाल काटने का 500 रुपया, एक तो बाल दे के आओ, ऊपर से 500 रुपए और दो, तुम बाल भी ले रहे हो, तुम 500 रुपए भी ले रहे हो, काहे भैया बाल ले रहे हो तो तुम पैसे दो हमें नहीं, दोनों चीजें ले लेते हैं, वो शान और ले लेते हैं, और प्यार से बोलते हैं बाल काटते हैं, सर योर स्किन इज रियली वेरी डर्टी, सो डू यू वांट सम ब्लीच। और अगर तुम ब्लीच किससे करोगे, तो ब्लीच में ना उस ट्यूब पे लिखा होता है O3 ओजोन लिखा होता है, कभी गौर करना, ट्राई करके देखना। तो कई लड़कों को पता होगा इस बार, लड़कियों को पता होगा, लड़कियां जब ब्लीच करवाती हैं, लड़कियां क्या बोलते हो उसको, कलर वलर करते हो, ब्लीच व्रीच करते जो भी होता है शकल वकल पे, तो O3 लिखा होता है, तो स्पेशली O3 काम ही इसमें आता है, उसमें नेसेंट ऑक्सीजन होती है। ये सब चीजें आपको लिख के आनी है, इज दिस क्लियर, यस। अब आते हैं 2 मार्क के क्वेश्चन, कहता है गिव द रिएक्शन सिंथेसिस ऑफ XeO3 फ्रॉम XeF6, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ XeO3 एज वेल। आप XeF6 से XeO3 कैसे बनाओगे और XeO3 की स्ट्रक्चर बनाओ, करके आए हो तुम लोग, क्या करके आए हो। सबसे पहले तो अगर आपने XeF6 लिया तो यहां पर 3 वाटर के मॉलिक्यूल आपको लेने पड़ेंगे, अदरवाइज तो बनेगा ही नहीं। अब 3 वाटर के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे तो क्या बना के देगा वो, XeO3 बना के देगा और प्लस में HF बना के देगा। बैलेंस करके लिखना है तो इसका मतलब 6 है, तो यहाँ 6 लगाना पड़ेगा, ये बन गया ये। फिर पूछता है XeO3 की स्ट्रक्चर बनाओ, तो दैट्स वेरी इजी। सॉरी, सबसे पहले आप Xe को लिखो, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक लोन पेयर, स्ट्रक्चर का नाम भी लिखोगे, क्या लिखोगे, पिरामिडल।
क्या लिखोगे? पिरामिडल। ये लिख के आना है, 2 नंबर पक्के मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता। क्लियर है? तो इस तरह से तुम्हें लिखना है। फाइनली मैं तुम्हें सारा करवा चुका हूं A to Z। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो स्ट्रक्चर भी बनानी है, स्ट्रक्चर तुम बना सकते हो, ये रही पिरामिडल स्ट्रक्चर। नाम लिख के आना, ज्यादा फर्क पड़ेगा उससे। फिर आते हैं एक और क्वेश्चन, ड्रॉ दी हाइपोक्लोरस एसिड एंड क्लोरस एसिड। अब नाम आ गया, हालत खराब, तो इसका फॉर्मूला पकड़ो, ये है HClO। ये क्या होता है? HClO2। अब ये पता तो हो जाएगा। HClO कैसे बनाओगे? ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। लिख के आना कि ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। फिर ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है और एक ऑक्सीजन ये HClO2, ये HClO, यहां पर ये प्लस के 3 पर, सॉरी ये प्लस के 1 पर है, माफी चाहूंगा। सो दिस इज प्लस का 1, ये प्लस का 3, ये प्लस का 1 है। इसको क्लोरस बोलते हैं, हाइपोक्लोरस एंड क्लोरस। दैट्स वेरी इजी, बताया था ना मैंने। ये देखो क्लियर है सब लोगों को? याद रह जाएगा। अब बस ये ध्यान रखना, बस ये हाइपोक्लोरस एंड क्लोरस, ये स्ट्रक्चर बना के आने 2 नंबर पक्के। अब अगला सवाल, 8वां सवाल कहता है हाउ इज अमोनिया प्रिपेयर्ड ऑन द लार्ज स्केल? हैबर प्रोसेस। नेम द प्रोसेस एंड मेंशन द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर द फॉलोइंग। अरे यार ये रही, हैबर्स प्रोसेस से बनाई जाती है। नाइट्रोजन लेना है, हाइड्रोजन लेना है, Fe लेना है, 773, 200 याद करना पड़ेगा सब। और ये है उसका टोटल एंथैल्पी है, माइनस का 46.1 किलोजूल पर मोलर। प्रॉपरली जिसको याद हो वो नंबर पूरे मिलेंगे। यही है इसकी एंथैल्पी जो याद करनी पड़ेगी आपको, 46.1 याद कर लो माइनस का, और बाकी रिएक्शन तो सबको पता है ना? बहुत बढ़िया। ऑप्टिमम कंडीशन क्या है? प्रेशर 200 atm, टेम्परेचर 700 केल्विन, कैटलिस्ट आयरन, और यहां पर आपको थोड़ा और भी चीजें साथ में आयरन के साथ यूज करनी पड़ती है। मोलिब्डेनम भी यूज होता है एज अ प्रमोटर। फिर अगला सवाल है हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन, कहता है गिव द स्ट्रक्चर एंड बेसिसिटी ऑफ दीज H2SO3, H2SO4 एंड H2SO7। पहले तो ये क्या है? ये आपके पास बेसिसिटी पूछा है कि बेसिकली बेसिसिटी का मतलब क्या होता है कि ये कितने हाइड्रोजन, बेसिकली कितने हाइड्रोजन ये दे सकते हैं। तो ये आपके पास सल्फ्यूरस एसिड है, ये 2 हाइड्रोजन दे सकता है, बेसिसिटी 2 होगी। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, 2 हाइड्रोजन दे सकता है, बेसिसिटी इसकी भी 2 होगी। और ये क्या है? H2SO7 है, ओलियम है। कैसे बनाओगे? ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर है। तो एक ऑक्सीजन तो यूज हो गई, 6 ऑक्सीजन बच गई, ठीक है। तो उसमें से एक ऑक्सीजन ये रही, 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 और एक हाइड्रोजन ये रही, एक ऑक्सीजन ये रही, एक हाइड्रोजन ये रही। अब आप बताओ कि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन दे सकता है? ये 1, ये 2, तो इसकी भी बेसिसिटी 2 ही है। स्ट्रक्चर देनी है, स्ट्रक्चर देखो उसकी तो उसकी आती है, ये थोड़ी हार्ड होती है, मैंने बना के दिखा दी आपको, ठीक है। सो ये इस तरह से देखो, ये सल्फ्यूरस एसिड है और थोड़ी देर पहले बनाई थी, बेसिसिटी 2 होती है, मतलब ये 2 हाइड्रोजन दे सकता है। समझ में आ गया? और बाकी इसकी भी 2 होती है क्योंकि ये भी 2 हाइड्रोजन दे सकता है, सल्फर के साथ एक ऑक्सीजन बढ़ गया। और ओलियम की स्ट्रक्चर थोड़ी हार्ड थी, पर उसमें ये ध्यान रख लोगे कि एक ऑक्सीजन ब्रिजिंग होती है, तो फिर आप बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आखिरी सवाल ये है जो कि 3 मार्क का है, कहता है हाउ डज ज़ीनॉन एटम फॉर्म कंपाउंड्स इवन दो द ज़ीनॉन एटम हैज अ क्लोज्ड शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ज़ीनॉन कैसे बना लेता है भाई? दूसरा, डो द स्ट्रक्चर ऑफ XeO4। तीसरा, इसको कंप्लीट करो। ये सवाल पूछा गया। तो नीचे वाला तो करना बेहद आसान है। पूछा क्यों? कितना है? एक ही वाटर का मॉलिक्यूल है। क्या बनाओगे यहां पर? XeO4 है, बट वो ये गलत है। देखो ये रिएक्शन में F4 दे रखा है, तो यहां पर दिक्कत है। XeF4 दे रखा है, X6 नहीं है। 6 वाली रिएक्शन अपन याद करी थी। तो 4 वाले में क्या होगा? एक ही वाटर का मॉलिक्यूल है, तो और इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? देखो 4 और 1 5 एटम है, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहां यूज किए होंगे, 4 यहां पर। तो यहां पर टोटल 5 एटम अटैच हैं और 1 लोन पेयर है। तो इसको बोलेंगे, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? इसकी होगी स्क्वायर पिरामिडल। तो इसकी अगर कोई पूछे कि स्ट्रक्चर क्या है, तो स्क्वायर पिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। और इस केमिकल रिएक्शन में क्या बनेगा? अब यहां पर गलती मत कर देना, यहां पर 4 फ्लोरीन है, इसलिए वो नहीं बनेगा जो तुम देख रहे हो। तुम XeF6 के लिए याद करके आए थे। और ज़ीनॉन क्यों बनाता है? एक ज़ीनॉन की क्या खास बात होती है, उसी को आपको यहां पर लिखना है। तो क्या क्या आंसर लिखोगे, जरा अपन इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपन चेक करते हैं कि पहले का आंसर क्या बनेगा। एक्सेप्ट रेडॉन, जो कि रेडियो एक्टिव है, ज़ीनॉन का लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है। और ऊपर से नीचे आओगे, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, याद है? ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। तो रेडॉन को तो भूल जाओ, रेडॉन तो रेडियो एक्टिव है। ज़ीनॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है, तो इसके चांसेस बनते हैं, इसी वजह से केमिकल कंपाउंड बनाता है। समझ में आ गया? दूसरा,
यहां पर सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भाई ये तो समझ में आ गया, अगर आप XeF4 का रिएक्शन कराओगे पानी के साथ तो क्या बनाएगा। नाउ मैंने ये रिएक्शन तो आपको करवाया ही नहीं है, तो एक बात आप समझ लो, यहां पर XeF4 जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कंपाउंड्स है बेसिकली, जिसमें से कुछ चीजें तो कॉमन है। HF और Xe यहां पर बहुत स्पेशल है। XeF6 वाली मैंने रिएक्शन याद करवाई है 3, कि एक XeF6 एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ याद करवा दी। लेकिन XeF4 और XeF2 की रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है ना। तो अभी XeF4 का रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है। अगर आप XeF4 को पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो इसमें ना टोटल 4 कंपाउंड निकलते हैं। कितने? 4। आपको मैं एक याद कराता हूं, चलो मैं आपको एक और बात बताता हूं। अगर यहां पर XeF4 की जगह XeF6 होता तो 2 ही कंपाउंड बनते। XeF6 वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, और कंप्लीट करा दो, मतलब 3 वाटर के मॉलिक्यूल ले लिए अगर आपने, तो यहां पर ये बनाएगा XeO3 बनाएगा और साथ में HF बनाएगा। ये तो तुम्हें याद है, बताओ, ये तो याद है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 वाटर के मॉलिक्यूल में XeO3 बनाएगा और HF बनाएगा, ये बैलेंस हो गया। अब XeF6 पानी के साथ 2 कंपाउंड बनाता है। देखो ये बड़ा भाई है XeF6 जो कि बूढ़ा होता है, मतलब मैं जब बच्चा तो मैं कैसे याद करता था, बड़ा भाई है बूढ़ा होता है, इतनी हिम्मत नहीं है, तो 2 ही टावर पैदा किए इसने। समझ में आ गया? बड़ा भाई बूढ़ा होता है, 2 ही टावर पैदा किए, फुल वाटर के साथ जब फुल्ली वो रिएक्ट कर रहा है तो 2 ही टावर पैदा किए इसने। समझ में आ गया? एंड दैट्स वेरी इजी। ये छोटा भाई है, थोड़ी जान ज्यादा है इसके अंदर, है ना, जवान है, गबरू जवान। ये पानी के साथ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में 4 कंपाउंड पैदा करता है, जिसमें से 2 तो कॉमन है। देखो यहां पर XeO3 निकाला है, HF निकाल रहा है, देखो ये भी XeO3 बना रहा है और HF बना रहा है। कहां गया? ये देखो, ये तो 2 कॉमन हो गए ना। ऊपर से नीचे आने पर ये भाई साहब, बड़े भाई साहब में इतनी जान नहीं है, 2 ही टावर पैदा किए। छोटा भाई है, उसने 4 टावर पैदा कर दिए, जिसमें से 2 टावर तो सेम ही है, मतलब देखो आप, ठीक है, एकदम सेम ही है। XeO3 HF, XeO3 HF, याद हो गया। अब पीछे क्या बच रही है? XeF4 यहां 2 चीज एक्स्ट्रा और बनाता है, जिसमें से एक होती है ऑक्सीजन और दूसरी जिनोन है, 2 गैसेस बाहर निकालता है। नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और अगर आपने याद कर लिया आपकी बल्ले बल्ले, मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे याद करनी है। इज दिस क्लियर? तरीका याद कर दिया। बड़ा भाई 2 टावर पैदा कर रहा है, लेकिन छोटा भाई 4 टावर पैदा कर रहा है, जिसमें 2 टावर तो एज इट इज है। ये भी XeO3 HF बनाता है, ये भी XeO3 HF बनाता है। 2 टावर एक्स्ट्रा निकालता है, 2 गैसेस है। वो कौन सी? एक तो O2 गैस और एक Xe गैस, ये दोनों गैसेस वो बाहर निकालता है। और अगर अब भी याद नहीं हुआ तो फिर राम भरोसे बेटा, इतने अच्छे तरीके से समझाने के बाद तो याद हो जाना चाहिए। फाइनली पूछे XeO2 F2 की स्ट्रक्चर बनाओ, तो ये रही XeO2 F2, थोड़ी देर पहले ही बनाई थी, बना के दिखाई थी। ये आपका सवाल खत्म हो गया। फाइनली बहुत बहुत बधाई हो। किस किसने चैप्टर पूरा किया? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन की सर मैं शुरू से अंत तक आपके साथ जुड़ा रहा और मैं आपके साथ रहा, पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है। सबसे पहले तो अपने आप को तुम लोग बधाई दो, बोलो कि वाह शाबाश, तुमने अरविंद अरोड़ा के असली शेर ये हैं जो लास्ट तक बैठे रहे। तो who are the loyans of A square? Just write down in chat section who are the loyans of A square. जो लास्ट तक बैठे रहे अपने आप को शाबाशी जरूर दो। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, पूरा चैप्टर करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। 9:30 बजे शुरू किया था, 11:10 हो गए, ऑलमोस्ट 1 घंटा और अपन ने 40 मिनट पढ़े। कोई लिख रहा है रिपीट, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है। फाइनली थैंक यू सो मच, कमाल कर दिया। आप अभी भी नीट का अगर आप क्रैश कोर्स लेना चाहते हो, पीसीबी का 8,000 रुपए का क्रैश कोर्स है, 20% डिस्काउंट उसमें मिलेगा अगर आपको ये नीट कूपन कोड यूज करते हो। तो वैसे 10 का है, 2,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। 30 नवंबर में शुरू हो रहा है। नीट कूपन कोड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जाओ फटाफट से ज्वाइन करो मेरे प्यारे बच्चों। एंड फाइनली अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो कर लो, काम आएगा। एंड अगर आप लोग नीट के रिजल्ट में इन बच्चों के साथ अपनी फोटो भी लगवाना चाहते हो तो यू हैव अ चांस, जस्ट गो एंड मचा दो वेदांतु, ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लो, वहीं पे सारे नोट्स मिलेंगे। आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, डाउनलोड कर लेना। एंड फाइनली अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गलत बात है मेरे प्यारे बच्चों, लाइक नहीं किया है तो भी गलत बात है। सो डू सब्सक्राइब, लाइक, और A स्क्वायर के लॉयंस मचा दो, सारी दुनिया में बता दो वी आर A स्क्वायर्स लॉयंस। आप लोग याद रखिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की। एक दिन आप फक्र महसूस करोगे कि आप A स्क्वायर के स्टूडेंट हो और आप A स्क्वायर से पढ़े हो और आप A स्क्वायर को जानते हो, याद रखना। इसलिए कहता हूं कि जुड़े रहो मेरे साथ, एक दिन A स्क्वायर बुलंदियों पर पहुंचेगा और आप लोग बहुत फक्र से कहोगे कि हम A स्क्वायर को जानते हैं, है ना। सो मेरे साथ जुड़ जाओ, हम लोग मचाएंगे और एकदम बवाल काट देंगे यूट्यूब का। चलो, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। दिस इज अरविंद अरोड़ा साइनिंग ऑफ नाउ, टाटा बाय बाय, सी या, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।